व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार और बहुत प्यारी बात बोली गई है। और आज का जो मेरा दिन रहा पूरा, उससे तो ये बहुत ज्यादा प्रेरित है। बात की क्या की जा रही है कि हैप्पीनेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स, इट इज द एबिलिटी टू डील विद देम। यानी कि अगर आप लोग बोलते हैं कि मुझे खुश रहना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो तभी आप लोग खुश रहेंगे। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी दिक्कत आ रही है, आप लोग उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये है एक तरीके की खुशी, यानी कि ये होती है रियलिटी में खुशी। वरना अगर आप लोग ये बोलेंगे जिंदगी में प्रॉब्लम ही नहीं है, तो इसका मतलब आप लोग जिंदगी में प्रोग्रेस ही नहीं करना चाहते। अगर प्रोग्रेस नहीं करना चाहेंगे तो आगे बढ़ोगे कैसे? तो जिंदगी में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोगों को एक प्रोग्रेस पाथ पर लेकर जाएगी, तो उनको डील करने का कला आना चाहिए, आप लोगों को उनको डील करने का तरीका आना चाहिए। और जब आप लोग उनसे डील करते हो तो आप लोगों को और अच्छा लगता है और फिर आप लोगों को और खुशी महसूस होती है। तो इसको कहते हैं खुशी। तो रियलिटी में सॉल्यूशन ढूंढो, अपने माइंड को सॉल्यूशन ओरिएंटेड रखो, ना कि अपनी जिंदगी को उस तरीके से रख के बैठ जाना है कि यार ये जिंदगी में क्या हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी है जो लाइफ में इंप्लीमेंट करो। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हालांकि आप लोगों को पता ही है अब तो, देखिए जो ये स्टडी लवर वीर चैनल है, इसके ऊपर मैं अभी भी वीडियो ट्राई कर रहा हूं। तो जो बड़ी वीडियो है वो तो अपलोड नहीं हो पा रही है, पर छोटी वीडियो अपलोड हो गई यहां पर। ठीक है, तो ये वीडियो मैं बना तो रहा हूं, पर लेकिन मुझे ये नहीं पता ये कौन से चैनल पर अपलोड होगी। मैं पहले ट्राई करूंगा स्टडी लवर वीर वाले पर, क्योंकि फिर कई सारे बच्चे जो हैं वो मेल करते हैं तो उसकी वजह से दिक्कत रहती है। हालांकि मैंने नोटिफिकेशन वीडियो डाल दी। अभी यहाँ पर चक्कर ये चल रहा है कि एक छोटी सी वीडियो मैंने अपलोड की थी लगभग 3-3.5 मिनट की, वो पब्लिक होगी। पर लेकिन उसके अलावा मैंने ये द हिंदू की वीडियो फिर से अपलोड करने की कोशिश की, ये फिर पब्लिक नहीं हो रही है, प्रोसेसिंग दिखा रहा है। इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लग रही है कि ये 95% ही क्यों दिखा रहा है, इसको 0 दिखा दे यार, कम से कम इंसान को तसल्ली तो रहे कि हाँ ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। 95% लेकर छोड़ देता है, उसमें लगता है कि हाँ बस होने ही वाला है, यहां पर जाकर अटका देता है। और फिर ये मॉर्निंग में तो वीडियो जो है लगभग 7 से 8 घंटे तक पेंडिंग पड़ी रही। फिर मुझे लगा अब इसको डिलीट कर देना चाहिए, फिर से ट्राई करूं, फिर से ट्राई की, फिर एक बार दूसरी वीडियो फिर से ट्राई की, तो कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो रही है। ना तो नई रिकॉर्ड कर रहा हूं वो अपलोड हो रही है, ना पुरानी अपलोड हो रही है, जो लेंथी वीडियो हो जा रही है। तो छोटी वीडियो यहां पर अपलोड हो पा रही है। अब छोटी कितनी अपलोड हो पा रही है ये साइज तो मैं चेक कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी 4 मिनट की लगभग 3-3.5-4 मिनट की वीडियो अपलोड की थी तो वो हो गई थी। ये नॉर्मली जो वीडियो रहती है 40 से 50 मिनट की रहती है, तो ये अपलोड नहीं हुई। तो अभी इसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं है। और जो मैं पूछ रहा हूं यहाँ पर गूगल सपोर्ट टीम से, तो वो भी कुछ मुझे अभी यहाँ पर इसका सॉल्यूशन बता नहीं रहे। बोला था कि मेल कर बताएंगे, अपनी इंटरनल टीम को भेजेंगे, तो अभी उनका भी कुछ रिप्लाई नहीं आया। दूसरी बात यह, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि चैनल तो बिल्कुल दुरुस्त लग रहा है, चैनल के अंदर कोई दिक्कत नहीं लग रही है। तो इसका मतलब यह है कि जिंदगी में प्रॉब्लम आती रहती है, पर लेकिन सोल्यूशन अगर पता चले तो थोड़ी शांति रहती है। मुझे अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये चक्कर क्या है और क्या चीजें हैं, मतलब अभी मुझे क्या, अभी गूगल को ही समझ में नहीं आ रहा है। उनसे जब मैंने कॉन्टैक्ट किया तो मुझे उन्होंने रिप्लाई जो दिया वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं यहां पर। तो इसका सबसे सीधा सीधा सॉल्यूशन ये है कि देखिए, इस पे मैं नॉर्मली वीडियो अपलोड करता हूं, जो स्टडी लवर वीर चैनल है। जब तक हमारा जो स्कूटर ढंग से काम नहीं कर रहा है तब तक इस स्टेपनी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दी है, मॉर्निंग वाली हिंदू की भी। जैसे ये ठीक हो जाएगा यहां पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। तब तक आप लोग इसको यूज कर लीजिए, क्योंकि जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, वो नहीं रुकनी चाहिए, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। पूरे दिन में कई बार ट्राई किया, कई बार बात की गूगल टीम से, इवन मैंने YouTube से भी बात की। ठीक है, गूगल जो है ना वो YouTube का ही पार्ट है। ठीक है, तो वहां से कांटेक्ट जब हम लोग करते हैं तो YouTube से बात होती है, गूगल से बात होती है, और YouTube से भी तुमको मैनेजर मिला बेसिकली, उनसे भी बात होती है। तो बेसिकली फंडा आप लोग ये बोल सकते हैं कि एक तरीके से मैंने हर जगह पांव मार लिया अपने, पर लेकिन अभी इसका सॉल्यूशन नहीं लग रहा है मुझे। मॉर्निंग में तो छोटी वीडियो भी अपलोड नहीं हुई थी, वो मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दी। फिर अब कम से कम छोटी तो अपलोड हो रही है, तो हो सकता है सुबह तक या फिर जब भी होगा मैं ट्राई करता रहूंगा। तो मैं आप लोगों को वीडियो जब भी होगा नोटिफिकेशन में टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। जैसे मैंने अब भी शेयर किया था कि मैं ट्राई कर रहा हूं ये वाली वीडियो, तो अपलोड नहीं हो रही है, जाकर फिर रुक जा रही है। ठीक है, पेंडिंग दिखा रहा है, 95% से आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। 0% रहता तो तसल्ली रहती है, 95% लाकर होने की वो कहते हैं कि हाथ तो लगी पर मुंह, क्या कहते हैं, हाथ तो आई पर मुंह न लगी, कुछ ऐसा कुछ है नहीं डायलॉग। तो ऐसा लगता है कि बस होने ही वाला है, होने ही वाला है। सुबह से होने के चक्कर में 3-4 घंटे बर्बाद हो गए। इवन इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, आज मैं नहाया भी नहीं हूं अभी। हम नहाकर सोऊंगा। इसी के साथ में मैं एक्सरसाइज भी अपनी नहीं कर पाया कंप्लीट, उसको भी देखूंगा, क्योंकि नॉर्मली जो है पूरा टाइम इसी में लग गया उनसे बात करने के चक्कर में, और फिर रिप्लाई और पता नहीं क्या क्या।
कभी कह रहे हैं कि ये अटैच करके भेजो, कभी वो, वही सब चलता रहा है पूरे दिन। मतलब कहने का ये है कि पूरा दिन जो है वो प्रोडक्टिव नहीं था, पर हाँ सिखाने वाला काफी था, काफी सारी चीजें नई सीखने को मिली कि अगर कोई आगे फ्यूचर में दिक्कत आती है तो हाँ इस तरीके से इन जगह आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से सपोर्ट मिल सकती है। और भी कई सारे जो यूट्यूबर दोस्त हैं उनसे बातें हुई, कईयों से उनसे बातें हुई, तो उनसे कई सारी बातें पता चली। तो देखिए जिंदगी में जैसे मैंने बोला ना, अभी आप लोगों के सामने अगर जैसे दिक्कत आ गई तो आप लोग को बहुत सारी चीजों का पता चल गया। वरना चल रही थी जिंदगी मजे में, मैंने कह रही वरना चल रही है कि मजे में झूमते झूमते, पर लेकिन अब झूमते झूमते रुकी थोड़ा तो उसमें समझ में आ गया कि अच्छा ये भी चीजें हैं, अगर कुछ होता है तो ये हो सकता है, तो इंसान थोड़ा सा और सतर्क हो जाता है। तो इसलिए मैंने सबको यहाँ पर शेयर कर दिया, मैंने कहा वीडियो नहीं रुकनी चाहिए आप लोगों की, तो इसका पार्ट बन जाइए। अगर ये इसमें भी दिक्कत होने लगी तो फिर मैं उसके लिए फिर फेसबुक पर अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो, आप लोगों की वीडियो नहीं रुकेगी। फेसबुक पर स्टडी लवर वीर के नाम से जो पेज नहीं है, जिसमें लगभग मुझे लग रहा है सर 6-6.5 लाख जो वहां पर आप लोग कनेक्ट हो रखे हैं, फॉलोअर हैं, तो वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा। टेंशन नहीं लेने का है, पढ़ाई नहीं रुकेगी जब तक मैं हूं, आप लोग बस थोड़ा कनेक्ट रहिए ताकि आप लोग तक मैं चीजें पहुंचाता रहूं, ठीक है। तो ये है चीजें, बाकी आप लोगों को मैंने बताए रखा है। टेलीग्राम पर सबसे जल्दी चीजें अपडेट हो जाती हैं क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं स्टडी लवर वीर, तो यहाँ पर ये आप लोगों के लिए बेसिकली ये जीमेल है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चों के मेल आए, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आज की न्यूज। काफी शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा बोला है सर कल क्वेश्चन नहीं दिया, देखिए अगर क्वेश्चन नहीं देता हूं, कल माइंड से निकल गया, आज 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर पोस्ट करूंगा, तो उनको आप लोग लिख लेना और फेसबुक पर ही पोस्ट करूंगा। एक बच्चा बोला है सर टेलीग्राम बना दो जहां पर आंसर लिख सके, ऑलरेडी अवेलेबल है यार, आप लोग जाकर वीडियो के नीचे देखा तो करो, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे। आंसर राइटिंग का भी, कहां पर पॉलिटिक्स के सारे लेक्चर के सबके लिंक मैंने वीडियो के नीचे रखता हूं, ठीक है, तो वहां से देख लेना। तो फेसबुक पर भी पोस्ट कर दूंगा 2 क्वेश्चन आज, और टेलीग्राम पर भी, ठीक है। तो उनको अच्छे से अटेम्प्ट करना, बहुत प्यारे आंसर लिखे जा रहे हैं कई सारे बच्चों के द्वारा। अगर कोई आप लोग का आंसर रिव्यू नहीं करता है तो आप लोग खुद से उसका आंसर पढ़ लीजिए कई सारे बच्चे, और अपना आंसर खुद से रिव्यू कर लीजिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि सब एक दूसरे का आंसर रिव्यू करेंगे, क्योंकि कई सारे बच्चे नहीं है, बस अपना अपना पढ़ते हैं और अपना रिव्यू कर लेते हैं अपना आप। तो कोई नहीं कर रहा है तो आप लोग खुद से अपना रिव्यू कर लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आप लोग क्या करना है, ये आप लोगों को सही डायरेक्शन देखा जाएगा, ठीक है। काफी कुछ आज का डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले उससे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों से पूछा भी था, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बताऊंगा, आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। पहले बात की जा रही है यहाँ पर यूक्सिन सी के बारे में, आप लोगों को बताना है कि किसका दूसरा नाम है। इसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, मेडिटेरेनियन सी, एरियल सी, कैस्पियन सी या फिर ब्लैक सी। एक तो ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दोनों मैप बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर बताना, फिर आप लोगों से आगे डिस्कस करूंगा इसके बारे में। ये है आज का यहाँ पर एक स्टेट के बारे में बात की जा रही है, जो 2 वाटर बॉडी को जोड़ता है उसको स्टेट बोलते हैं। तो बात की जा रही है बोनीफेसो के बारे में, आप लोगों को बताना है कि ये बेसिकली किसके बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कोस्टारिका और सिसिल, इसी के साथ में यहाँ पर सिसिली, इसी के साथ में सर्डेनिया, नेक्स्ट यहाँ पर सर्डेनिया, यह है कोस्टारिका और सर्डेनिया बेलेरिक, ठीक है। तो इनमें से किसके बीच में है, तो मैप में जाकर नहीं हारेगा, कई सारे नाम आप लोगों को नए देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आप लोग इसको तो देखेंगे ही देखेंगे। ये जो शब्द जो आप लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, इनको भी जाकर देखिए, क्योंकि ये नए नए आप लोगों को लग रहे होंगे, और नई नई चीजों के साथ में फेमिलियर होने का तरीका आप लोग जानते हैं। जब कोई नया दोस्त बनता है तो आप लोग उससे बार बार मिलने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, यही तरीका होता है नई नई चीजों को सीखने का भी। तो जितना ज्यादा आप लोग उसके साथ में कनेक्ट रहेंगे उतनी ही सारी चीजें आप लोग सीख पाएंगे। तो अच्छे से चीजों को आप लोगों को अगर सीखना है तो उसके साथ में टाइम व्यतीत करना पड़ेगा। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ये वाला सब्जेक्ट बिल्कुल समझ में नहीं आता, सब्जेक्ट कहां से समझ में आएगा, सब्जेक्ट समझने के लिए बेसिकली आप लोगों को उसके ऊपर फोकस देना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट के ऊपर टाइम देना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट आप लोगों को लगता है यार अच्छा नहीं चल रहा है, उसको उतना ही टाइम देना स्टार्ट कर दो, तो सब्जेक्ट आप लोगों की पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। काफी ये आज का कार्टून मुझे एक मतलब दिल को दुख देने वाला लगा ये बेसिकली। देखिए अभी आप लोगों को पता है हमारी कंट्री की इंडियन हॉकी जो फेडरेशन है, जो है एक तरीके से वो है चुप बैठी हुई है, क्योंकि इंडियन हॉकी की जो टीम है उसके ऊपर कास्ट से रिलेटेड भी कई सारे कमेंट देखने को मिल रहे हैं। यानी कि अभी जो हमारी हॉकी की टीम जीतकर, सॉरी जो वुमेन हॉकी की टीम जो है, जो अभी यहाँ पर हार गई, 4th नंबर पर आई थी, वो कई सारी क्रिटिसिज्म फेस कर रही है। पर लेकिन यहाँ पर जो कार्टून दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इंडियन हॉकी फेडरेशन जो है वो गांधी जी का बंदर बने बैठे हैं, वो इसके ऊपर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। जब यहाँ पर जो वुमेन है हॉकी की टीम, उनके साथ में इस तरह के कमेंट निकल कर आ रहे हैं जो बेसिकली कास्ट से रिलेटेड कमेंट निकल कर आ रहे हैं, एब्यूज देखने को मिल रही है, उनको गालियां दी जा रही है। तो ये सारी हरकतें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इसके ऊपर एक एडिटोरियल भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। वो जो एडिटोरियल है बेसिकली अभी सोसाइटी में कई सारे ऐसे मुद्दे देखने को मिल रहे हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आज के आप लोगों को देखने को मिलेंगे।
जिसके बारे में जो सबसे आज के में जो सबसे ज्यादा न्यूज में भी चीजें हैं वो यहां पर देखने को मिलेगा आप लोग किसके बारे में, वो है बेसिकली क्लाइमेट चेंज के बारे में। ये जो पर्टिकुलर एडिटोरियल है, इस एडिटोरियल में इतनी सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। कुछ लिखने के लिए भी आए तो आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। ये न्यूज में किस लिए आ गया, न्यूज में इसलिए आ गया यहां पर क्योंकि आईपीसीसी, इसको बोलते हैं आईपीसीसी। आईपीसीसी की फुल फॉर्म क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ये क्या करता है, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसमें दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट रहते हैं, वो ये बताते हैं कि किस तरीके से जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है, यानी कि हम जो आज के डेट में जो दुनिया भर की चीजें जला रहे हैं, आज के डेट में जो हम लोग चेंज कर रहे हैं धरती पर, तो इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको नोबेल प्राइज मिला था क्या कभी, नोबेल पीस प्राइज। जी हाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन को 2007 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। और नोबेल पीस प्राइज जो इसको मिला था, अब क्वेश्चन में आप लोगों से पूछूंगा एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ में इसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, वो पर्टिकुलर पर्सन का नाम आप लोगों को बताना है। काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। वो जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो यूएसए के कोई पर्टिकुलर पोस्ट पर भी रह चुके हैं, ठीक है, जिन दोनों को मिलकर यहां पर इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, चलिए बता देता हूं, यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए के, आप लोगों को ये बताना है कि यहां पर उनका नाम क्या है, जिसके साथ में मिलकर आईपीसीसी का नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। बेसिकली आईपीसीसी को और उसको उनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। बेसिकली फंडा क्या था, ये था कि किस तरीके से आज की डेट में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कंट्रोल करना है, तो इसके ऊपर इनके द्वारा काम किया गया। आईपीसीसी जो था वो स्टैब्लिश किया गया था 1988 में यहां पर इसको स्टैब्लिश किया गया। बेसिक पर्पज इसका ये था कि यार देखो आज के डेट में किस तरीके से हम लोग जो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से हम लोग फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, किस तरीके से आज के डेट में पॉलिथीन वगैरह ये सब चीजें यूज करें, तो इन्वायरमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इन चीजों को चेक करने के लिए यहां पर जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा मिलकर ये आईपीसीसी का गठन किया गया कि ये कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करे और इसके बारे में हम लोग जान पाए कि कैसे चीजों को हैंडल करना है। तो आईपीसीसी ने अपना काम करने स्टार्ट कर दिया। आईपीसीसी ने अपनी जो असेसमेंट रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करनी स्टार्ट कर दी। अभी फिलहाल जो है आईपीसीसी जो है 5 टोटल रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है। ठीक है, अभी छठी रिपोर्ट के लिए यहां पर ये तैयार है। तो छठी रिपोर्ट के बारे में अगर बात करें तो काफी इसके सारे जो बातें निकल कर आ रही है, बोला जा रहा है कि काफी ज्यादा खतरनाक इंपैक्ट पड़ रहा है। आज के डेट में आप लोग देखिएगा जंगलों में आग लग रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है और कहीं साइक्लोन है। तो ये सारे जो चीजें हरकतें अभी पृथ्वी पर देखने को आप लोगों को मिल रही है, ये हम लोगों के द्वारा की गई घटनाएं हैं जो कि हमारे सामने आ रही है घूम घूम कर। तो इसके ऊपर फोकस देकर हम लोग को चलना पड़ेगा, वरना काफी ज्यादा दिक्कत आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाली है। तो इसके बारे में क्या क्या बातें बताने की कोशिश कीजिए, आखिर इंपैक्ट क्या पड़ता है। आप लोग ये सोचने की कोशिश कीजिए, मान लीजिए कोई कहीं पर बर्फ है, ठीक है, बर्फ है, वहां पर एक पर्टिकुलर एरिया में बर्फ जमा हुआ है और वहां पर पोलर बियर रहते हैं। अब वो बर्फ जो है वो पिघलना स्टार्ट हो गया। अब जहां पर ये पोलर बियर रहते हैं, अब मान लीजिए यहां पर ये फंस गया, 7 जगह बर्फ पिघल गया, इस पर ये फंस गया यहां पर पर्टिकुलर बर्फ के टुकड़े पर। अब कल को चलकर ये बर्फ का टुकड़ा भी पिघल गया, तो ये क्या होगा, डूबेगा, मरेगा ना। यहाँ पर ये कैसे काम चलेगा, पता चला कोई बर्फ का टुकड़ा है, आसपास में कोई टुकड़ा नहीं है, वहां पर खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। कई सारी ऐसी सिचुएशन इंसान के द्वारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की जा रही है, तो उससे कई सारी खतरनाक सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो रही है। तो उसी के बारे में यहां पर बातें की जा रही है। तो कई सारे कोज हैं और कई सारे उसके इंपैक्ट हैं। तो अगर आप लोगों से कोज यानी कि किस रीजन की वजह से हो रहे हैं और इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, इसके बारे में अगर कोई बात करे तो आप लोगों को ये पॉइंट याद रखने, ये इस तरीके से आंसर राइटिंग में भी आप लोग यूज कर सकते हैं। क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, आप लोगों से अगर कोई डायरेक्ट इंटरव्यू भी ये बातें पूछ ले तो क्या आप लोग बोलोगे। सबसे पहले बात की जा रही है कि रीजन क्या है। सबसे बड़ी बात तो है कि काफी लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, यानी कि हर जगह नई नई फैक्ट्री आ रही है। कहीं कपड़े की फैक्ट्री है, कहीं बर्तन की फैक्ट्री है, कहीं स्टील की फैक्ट्री है, कहीं जूतों की फैक्ट्री है, मतलब दुनिया भर की फैक्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। वो जो फैक्ट्री है उनमें से जो एमिशन निकलता है, उससे जो टेम्परेचर बढ़ता है, उससे जो पोल्यूशन निकलता है, कई सारे पोल्यूशन जो है रिवर के अंदर जाते हैं, उससे वाटर पॉल्यूट होता है। तो वो सारी चीजें, तो जिस ह्यूज लेवल पर आज के में एनर्जी यूज की जा रही है, जिस तरीके से आप लोग आज के में अगर बात करिए, आज अगर कहीं पर भी आप लोग जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर आप लोग यूज करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर पुराने टाइम पर क्या था, बैलगाड़ी हुआ करती थी, ज्यादा से ज्यादा बाइसिकल हो गई, वरना लोग पैदल ही जाया करते थे। अब भी याद है मुझे, अभी भी जब अपने दादाजी के पास में बैठा करता था, उस टाइम पर वो बोला करते थे कि हम खेतों में जब जाया करते थे तो सर पर जो गठरी बांध कर लेकर आया करते थे, सर पर अपने जो बेसिकली जो जानवरों को खिलाने वाला चारा लेकर आया करते थे। आज की डेट में क्या है, आज की डेट में तो आप लोग ऐसे भी लोग देखने को मिलेंगे जो कि मर्सिडीज में भी कई गाड़ी, आप लोग कई सारी गाड़ी देखी होंगी, कई बार कि हाँ गाड़ी में
जो बेसिकली जो गठरी डाल के लेकर आ रहे हैं, जो गाय का घासा फूसा होता है, ठीक है, भरोट्टी बोलते हैं नॉर्मली उसको हमारी साइड में, कि हाँ इस तरीके से कि चलो एक भरोट्टी काट लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में और पहले में चेंज क्या हो गया है, हम लोग जैसे कि उस टाइम पर क्या था, हेल्दी लोग हुआ करते थे, अच्छा खाना खाया करते थे, शानदार तरीके से उनकी बॉडी हुआ करती थी पहले लोगों में और आज के लोगों में कंपेयर करके आप लोग देखना। आज की डेट में सारी चीजें मैकेनाइज हो गई हैं। इवन इंसान जो है अगर कहीं जाना है और उसका घर है वहां पर 2 मंजिल भी उसको चढ़नी है तो वो भाई साहब लिफ्ट लेना पसंद करते हैं, ना कि सीढ़ियों से जाना पसंद करेंगे। ये चीजें आप लोग देख सकते हैं। आप लोग आसपास में देख लीजिएगा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत आप लोग को नहीं पड़ेगी। बाहर अगर कहीं जाना है निकलकर, पहले शौक हुआ करता साइकिल मिल जाए किसी तरीके से, ठीक है। मुझे अभी याद है स्कूल में मैं साइकिल चलाकर जाया करता था। इसी के साथ में जब हम लोग बाहर जाया करते थे कहीं ट्यूशन वगैरह पढ़ने, तो लगभग 8 किलोमीटर के करीब जाना और 8 किलोमीटर के करीब आना, तो 16 किलोमीटर अगर इंसान साइकिल चला लेगा तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कहीं से बीमारी लगेगी। इसलिए बहुत लंबे लंबे समय हो जाते थे, कई बार फीवर ही नहीं चढ़ता था, 3-3 4-4 साल ऐसे ही निकल जाते थे। तो ये रीजन क्या था, एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज्यादा होती थी, वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। आज के डेट में जरा से बच्चों को स्कूटी चाहिए, बाइक चाहिए, साइकिल पे बैठना कोई पसंद नहीं करेगा। तो ये सारी सिचुएशन आप लोग आज के डेट में देख सकते हैं। तो आज के डेट में जो हमारा रहने सहने खाने पीने का जो पैटर्न हो गया ना, अगर लिफ्ट में भी आप लोग चल रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, फ्री में तो चल नहीं रहा है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, मतलब हर जगह आज के डेट में जो है एनर्जी यूज हो रही है, जो बिजली आप लोग यूज कर रहे हैं कोयले से बनाई जा रही है, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपैक्ट डालता है काफी लार्ज स्केल पर। एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रैक्टिस चल रही है वो काफी खतरनाक आज के डेट में हो गई है। देखिए हम लोग ना हर तरीके से, अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर देखेगा, आज के डेट में इंसान जो है सब तरीके से चीजों को बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, खेतों में दुनिया भर का आज के डेट में खाद डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर दुनिया भर का। इसकी वजह से दुनिया भर की स्किन की डिजीज हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को आज के डेट में चश्मे चढ़ने लगे हैं। समझिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। यानी कि इन्वायरमेंट को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, पानी को बर्बाद कर रहे हैं, जमीन को पोल्यूटेड कर रहे हैं। इसी के साथ में प्लास्टिक इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, समुद्र में दुनिया भर की प्लास्टिक डंप की जाती है, फिर मछलियां खाते हैं बैठकर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्ट वे में हम लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे हैं। जिस डाल पर बैठे उसी डालों को काट रहे हैं, पेड़ काट काट कर सारे फेंक दिए। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करनी है, बांध बना, वहां पर बेसिकली पुल बनाने हैं, कहीं पर रेलवे ट्रैक बनाना है, जरूरी है, पर लेकिन उसका कंपनसेशन भी होना चाहिए ना। ये थोड़ी ना कि बर्बाद करके छोड़ दो। अभी ये जो आईपीसीसी रिपोर्ट है इसके बारे में बताऊंगा। इसने ये बोला है कि जिस लेवल पर जाकर हम लोग बैठ गए ना, अगर इसी लेवल पर हम लोग चलते रहे तो आने वाले टाइम में जो लीडर होंगे ना, जो भी लीडर आएंगे, चाहे कितना भी महान लीडर क्यों ना हो, वो इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इतना ज्यादा बर्बाद हम लोग इनको कर रहे हैं आज के डेट में। तो इस तरीके से इस चीजों को सुधारना पड़ेगा। कंज्यूमर प्रैक्टिस के बारे में बात करें, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन को अगर नॉर्मली बोले तो क्या क्या सामान, अगर आज के डेट में बात करें, हर एक इंसान के पास में 2-2 मोबाइल आप लोगों को देखने को नॉर्मली मिल ही जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में घर में हर एक इंसान के पास में 2-2 मोबाइल हो गए, कई सारे घर में 2-2 3-3 कार भी देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कई सारी। तो रिक्वायरमेंट से ज्यादा चीजें रखते हैं। और ये तो महात्मा गांधी जी के द्वारा बोली गई थी, ये तो स्टेटमेंट आप लोग यूज भी कर सकते हैं अगर कहीं ऐसा लिखने के लिए आता है कि जो पृथ्वी है ना वो हमारी नीड के लिए है। हमारी नीड के लिए तो पृथ्वी पर काफी सारे रिसोर्सेज हम लोग उनको यूज कर सकते हैं, पर लेकिन अगर हम लोग अपनी ग्रीड पर आ गए, अगर हम लोग लालच पर आ गए, तो ऐसी कई सारी पृथ्वी भी अगर आ जाएगी ना, तो भी हम लोग को भरपूर जो है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगी। तो ये जरूरी है कि हम लोग इन चीजों के बारे में बात करें, ठीक है। इसी के साथ में लाइव स्टॉक के बारे में बात करें, जो भी जीव जंतु हैं उनसे भी आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर आज के डेट में जैसे गोबर गैस वगैरह हम लोग यूज कर रहे हैं, सारी चीजें, उनसे भी कहीं ना कहीं जो मेथेन निकल कर आता है, CH4 मेथेन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना पावरफुल होता है जब यहां पर बात करते हैं टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। तो इसलिए यहां पर बात की जाती है कि मेथेन को तो बिल्कुल भी नहीं निकलने देना चाहिए। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सारी चीजें आप लोग देखते हैं, रिसोर्स जिस तरीके से हम लोग निकाल रहे हैं, कोयला हो गया या फिर क्रूड ऑयल हो गया, जो कि आप लोग इसमें से डीजल पेट्रोल निकालते हैं, ये सारी चीजें। और बाकी का पोल्यूशन तो मैंने आप लोगों को बता दिया, इसमें तो हम लोगों ने PhD कर लिया है। कोई भी लेवल ऐसा नहीं छोड़ा है कि चीजों को पोल्यूशन की तरीके से हम लोगों ने पॉल्यूट नहीं किया हो। बेसिकली आज की डेट में पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए सही खाना नहीं है, दूध में मिलावट, मतलब दाल में मिलावट, चावल में मिलावट, आटे में मिलावट, कोई चीज है जिसमें मिलावट नहीं है आज की डेट में। तो ये सारी सिचुएशन आप लोग देखते हैं। तो इसका मतलब ये कि जो कोज आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जो इस तरीके के होंगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ऐसे आप लोगों को इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। फिर तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। और टेम्परेचर बढ़ना एक तो कोई छोटी बात नहीं है। आप लोग ये सोचिए, टेम्परेचर अगर बढ़ जा रहा है आज के डेट में, ग्लेशियर जितने भी है सारे, जैसे कि ये ग्लेशियर है, ये क्या हो रहा है, ये जैसे मान लीजिए जहां पर बर्फ जो है पिघल तो रहा है, तो इसकी वजह से दिक्कत क्या देखने को मिल रही है। अगर बर्फ इस तरीके से पिघल रहा है तो फिर क्या रहेगा, तो समझ सकते हैं आप लोग। तो यही बात बोली गई कि इससे क्या हो रहा है, जैसे कि ये पिघल रहा है, तो पिघलने की वजह से, टेम्परेचर की वजह से पिघल रहा है। अब टेम्परेचर की वजह से और क्या हो रहा है,
सी का लेवल जो है बढ़ना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये पिघल रहा है ये बर्फ, कहीं ना कहीं तो पानी बनकर जाएगा ना ये, तो इसकी वजह से सी का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके तरीके से अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि कभी साइक्लोन आ गई, कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया। तो जिनको अनप्रिडिक्टेबल यानी कि जिसके बारे में सोचा भी नहीं होगा, ऐसी ऐसी चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। जर्मनी में देखो अभी बाढ़ की वजह से कितने सारे लोगों की जान चली गई यूरोप के अंदर में। तो अभी यहां पर ये चीजें समझ में लोगों की आनी ना स्टार्ट हो रही है। अभी अब तक इसको सोच नहीं रहे थे ना, अब सोचेंगे आराम से। लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि लैंड ऐसी हो गई आज के डेट में कि उसमें खाद नहीं डालो तो वो उपजाऊ नहीं रही है, उसकी इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है। एक एक साल में एक साल में उस जमीन से कई कई खेती निकाली जाती है। कई बार तो रिपीटेडली फिर से चावल, फिर से उसमें एक तरीके से पैडी लगा दी, फिर से पैडी लगा दी चावल लेने, तो तीन तीन फसल भी ले लेते हैं कई बार एक ही उससे। फिर एक अगर तीन तीन फसल एक ही खेत में से लेंगे तो वहां पर ऐसा नहीं कि उसकी उर्वरक शक्ति अच्छी है, अब लोग खाद उसमें डालना पड़ेगा बराबर, ठीक है, तो उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती हैं। वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहे हैं। देखा ना अभी दुनिया भर की आग लग रही है, अभी ऑस्ट्रेलिया में कुछ दिनों पहले आग लगी थी, दुनिया भर के जीव जंतु जलकर मर गए थे। तो कहने का मतलब यहां पर इसके द्वारा यार ये बोला गया रिपोर्ट के द्वारा कि सुधर जाओ वरना कोई नहीं सुधार पाएगा। ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाओगे, पृथ्वी के ऊपर रहते हुए अलग प्लैनेट आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तो काफी स्ट्रॉन्ग जो वार्मिंग चल रही है, तो उसके बारे में बात करें तो ये मैंने अभी बताया आप लोगों को सारी चीजें कि क्या क्या कंडीशन हो गई है कि आग बढ़ गई है, हीट वेव बढ़ गई है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, अनबियरेबल। जिसके घर में एसी है चलो काम चल गया, जिसके घर में एसी नहीं उसका क्या हो रहा है, फ्लड कितने लार्ज स्केल पर देखने को मिल रही है। तो ये जो असेसमेंट रिपोर्ट यहां पर तैयार की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से नहीं कहते कि आप लोगों को आगाह करने के लिए कि बहुत बुरी कंडीशन होने वाली है। अभी अगर हम लोग इस टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं पहुंच पाए और ये और ज्यादा बढ़ गया 2 या फिर इससे ज्यादा हो गया ये 21st सेंचुरी के लास्ट तक आते आते, तो बहुत बुरी सिचुएशन बनने वाली है आगे आने वाले टाइम में। बुरी सिचुएशन मतलब आप लोग ये समझिए, अगर आप लोगों को गेहूं की खेती करनी है या फिर चावल की खेती करनी है तो पर्टिकुलर एरिया में होती है ना, ये थोड़ा ना कि हर जगह गेहूं की खेती आप लोग कर लोगे। उसके लिए टेम्परेचर ऐसा चाहिएगा, उसके लिए लैंड ऐसा चाहिएगा, वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिएगी। सोचिए अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो उसकी पैदावार पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या टेम्परेचर बहुत ज्यादा घट गया तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो कई सारी खेती जो है वो होनी बंद हो जाएगी पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि लोगों के लिए भुखमरी का एक तरीका आ जाएगा नया। हर तरीके से आप लोगों को बर्बाद करने वाली चीजें देखने को मिलेगी। तो ये बातें ये पर्टिकुलर इस रिपोर्ट के द्वारा समझाने की कोशिश की जा रही है। आगे अगर बात करें, बोला यह जा रहा है कि कोविड-19 को आप लोग बोल रहे हैं ना बहुत बड़ा डिजास्टर है कोविड-19 में, फिर भी आप लोग सब मिलकर साथ में आ गए, चलो भाई साहब कोविड-19 को रोक लेते हैं, सारा वर्ल्ड इकट्ठा हो गया। पर लेकिन क्लाइमेट चेंज पर अगर आप लोग इकट्ठे नहीं हुए ना तो ये इरिवर्सिबल यानी कि अपरिवर्तनीय इंपैक्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आने वाली जो नस्लें हैं वो खप जाएंगी पर इसको सुधार नहीं पाएंगी। तो लीडर जो है वहां पर खत्म हो जाएंगे इसको सुधारते। वो नहीं कहे एक तरीके से कि हम लोग खत्म हो गए यहां पर चीजों को सुधारते पर लेकिन चीजें नहीं सुधरी। तो कोयला और जो दूसरे फोसिल फ्यूल है जिस तरीके से हम लोग इनको यूज करें, इनसे डिस्टेंस बनाकर चलनी पड़ेगी, तभी जाकर चीजें नॉर्मल आप लोगों को नजर आएगी। कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो जा रही है, कहीं सूखा पड़ जा रहा है, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं जगह खेतों में पानी भी नहीं मिल रहा है, इकोलॉजिकल ग्रोथ देखने को मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े साइक्लोन अभी अलग अलग एरिया में खतरनाक इंपैक्ट डाल रहे हैं। इसी के साथ में जो आर्टिक रीजन है तो उसकी सी आप लोगों को पिघलती हुई नजर आएगी, स्नो कवर है वो आप लोगों को कम होता हुआ नजर आएगा। तो ये कम कंडीशन देखने को मिलेगी स्नो कवर। और इसी के साथ में एक शब्द यूज कहता है, अगर आप लोग ज्योग्राफी आप लोग पढ़ती है, आप लोगों ने पढ़ी है ज्योग्राफी, तो वहां पर यूज कहते हैं, यहां पर इसको बोलते हैं बेसिकली परमाफ्रोस्ट। तो ये क्या होता है, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। जैसे आप लोग यहां पर देखिए, ये अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा आइस का एक टुकड़ा जम गया यहां पर बेसिकली जमीन के अंदर, ऐसा आप लोगों को नजर आता है कई बार। ये इस तरीके से आप लोग कई बार देखा होगा, ये इस तरीके से यहां क्या होता है कि काफी एक बर्फ की बहुत बड़ी परत होती है, वो इतने लंबे समय तक यहां पर बेसिकली फिक्स रहती है, यानी कि पिघलती नहीं है, टेम्परेचर इतना डाउन रहता है कि उसके ऊपर दूसरे पेड़ पौधे उग गए यहां पर, इस तरीके का माहौल बन जाता है। तो इसको परमाफ्रॉस्ट जो एक तरह ग्राउंड दो कंटिन्यूअसली रिमेन बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है 2 और मोर ईयर, ठीक है। ये लैंड पर भी हो सकता है और ये ओशन के अंदर भी हो सकता है। तो ये वाला जो परमाफ्रोस्ट है जो काफी लंबे समय तक पिघल लगता नहीं था, अब ये भी पिघलने स्टार्ट हो गए, तो ये अलग से यहां पर आप लोगों को चीजें जो है वो बर्बाद होती नजर आएगी। इसका ये कॉन्सेप्ट जो परमाफ्रोस्ट वाला मैंने बताया ना, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये आप लोगों से क्वेश्चन पास्ट में पूछा जा चुका है, अगर पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने उठाकर देखे होंगे। तो ये इस तरीके से लैंड पर भी हो सकता है और ओशन के अंदर भी आप लोगों को परमाफ्रोस्ट देखने को मिल सकता है। ये भी यहां पर आज के दिन पिघलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन चीजों को हम लोग को सुधारना पड़ेगा, वरना सिचुएशन जो है वो कंट्रोल से बाहर होती है आप लोग को नजर आएगी।
5 साल पहले पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आया था, पर लेकिन अब तक किसी के कान पर जू नहीं सरकी कि हाँ यार इसको कंट्रोल कर लेते हैं, इस क्लाइमेट एमिशन को हम लोग सुधार लेते हैं। तो इसके चलते आप लोग देखिए रिड्यूस करना था एमिशन पर नहीं कर पाए, ठीक है। इसी के साथ में कार्बन टेक्नोलॉजी थी वो यहाँ पर बेसिकली लोगों को मिलनी थी कि ताकि इसको कंट्रोल कर सके, ठीक है। इसी के साथ में फंडिंग मिलनी थी, बिना पैसे के तो चीजें चली नहीं पाएगी। अब मान लीजिए यूएसए है, उसके पास में पैसा है दुनिया भर का, कल को चीजों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेगा, पर लेकिन टेम्परेचर तो ऑल ओवर वर्ल्ड में बढ़ रहा है ना। ये थोड़ा ना कि यूएसए अगर इंडिया में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आगे चलकर पाकिस्तान में नहीं बढ़ेगा यार, ये तो इन्वायरमेंट है। पाकिस्तान की हवा हम खा रहे हैं, हमारी हवा पाकिस्तान खा रहा है। एक तरीके से ये तो ऐसी चीजें, इसको आप लोग डिवाइड ही नहीं कर सकते। बाउंड्री आप देश में ही तो लगा सकते हैं ना। आप लोग बोलते हैं कि अच्छा भाई साहब हम ना यूएसए में बैठे हुए हैं, ठीक है, यूएसए में बैठे हैं, मैक्सिको में कितना टेम्परेचर बढ़ जाए हमारे ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा होने लगे तो बस हो गया। ये पृथ्वी और आप लोग कुकर सिस्टम के अंदर बैठे हुए, अगर टेम्परेचर यहाँ पर सूडान के अंदर ही बढ़ रहा है ना तो उसका इंपैक्ट भी यूएसए के अंदर देखने को मिलेगा। हाँ थोड़ा लेट हो सकता है पर लेकिन इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। तो जैसे कोविड-19 में सारे साथ में आ गए, वैसे अगर साथ में नहीं आए तो अब यहां पर दिक्कतें होने वाली हैं, ये बोलने की बात की जा रही है। मार्जिनल और टेम्परेरी जो डिप्रेशन जो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर बेसिकली डिप्रेसिंग एमिशन, तो कोविड-19 से आप लोगों को देखने को मिला कई सारी चीजें, थोड़ा सा फायदा तो हुआ है कि मार्जिनल और टेम्परेरी जो है थोड़ा सा एक तरीके से एमिशन कम हुआ है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा यार यहां से ना कि आईफिल टावर दिखने लगा इंडिया के अंदर से, इतना क्लियर इन्वायरमेंट हो गया। वो टेम्परेरी था, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक तरीके से आगाह करने वाला था कि आप लोग चीजों को चाहो तो सुधार सकते हो, पर लेकिन फिर से उसी पैटर्न में हम लोग स्टार्ट हो गए, कुत्ते की पूंछ वाली बात है, फिर से उसी तरीके से हम लोग स्टार्ट हो गए। तो लंबे समय तक ये चीजें नहीं टिकने वाली है, ये पैटर्न जो हमारे चल रहे हैं। तो जो आईपीसीसीएस का एनालिसिस जो है वो बात कर रहा है इसी के बारे में कि कैसे फ्यूचर के जो लीडर हैं अगर बात करें उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा इन चीजों को कंट्रोल करना। जो हीट वेव और हैवी रेनफॉल देखने को मिल रहे हैं तो कैसे उसको कंट्रोल कर पाएंगे। ये तो दो चीजें आप लोगों को नॉर्मल देखने को मिल रही है। ये जो ग्लोबल वाटर साइकिल है वो भी एक अनप्रेडिक्टेबल अभी थ्रेट आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को दिख नहीं रही हैं, आगे आने वाले टाइम में उनके इंपैक्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों को। तो इसके तरीके से जैसे मैंने बताया ना अभी ये लेवल बढ़ रहा है समुद्र का, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी रिलीज आप लोग कर दे रहे हो कि उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है उतना इन्वायरमेंट। आप लोग पेड़ पौधे काट दे रहे हो तो जो बेचारे जो कार्बन डाइऑक्साइड को खाते पीते थे आप लोगों ने उनकी भी कहानी खत्म कर दी, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग निकाले जा रहे हो। तो आप लोग ये समझिए जाएगा कहां। तो फिर यहां पर यही काम करेगा ना ये कि हाँ बर्फ पिघलाएगा और ओशन का लेवल बढ़ाएगा और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस खत्म करेगा, इंसानों को भूखा मारेगा, तो वो चीजें सामने आएंगी निकल कर। अब इसी के चलते बोला जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के सामने भाई साहब। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो होने वाली है नवंबर के महीने में, कहां पर होने वाली है, ये यूके के अंदर होने वाली है। यूके के अंदर तो मैंने बता दिया, अब सिटी का नाम आप लोगों को बताना है क्योंकि सिटी कई बार बता चुका हूं और सिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली जब ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है आप लोगों को ये नहीं मिलेगा। फ्रांस की कॉन्फ्रेंस हुई थी, फ्रांस में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी 21, ठीक है, आप लोगों को पेरिस का नाम मिलेगा क्यों, क्योंकि सिटी के नाम पर बेसिकली यहां पर चीजें फेमस होती हैं। तो इसी तरीके से यूके तो मैंने बता दिया, अब सिटी का नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। जैसे पेरिस हो गया ना ऐसे यहां पर सिटी देखने को मिलेगी तो उसका नाम बताइए। तो अभी आप लोगों को यहां पर एक काफी लार्ज स्केल पर कट करनी पड़ेगी, जो एफर्ट आप लोगों को काफी लगाने पड़ेंगे, एमिशन को कट कैसे करना है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी जो गरीब कंट्री है उनको भी, क्योंकि उनके पास में इतना पैसा होता है नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो खर्चा करेंगे। अब आप लोगों की रिस्पांसिबिलिटी है, आप लोगों ने जितना बर्बाद किया है एनवायरनमेंट को अब उसमें हेल्प करोगे ना उसको चीजों को सुधारने में। इसी के साथ में यहां पर मिटिगेट और एडेप्शन करना पड़ेगा, फंड लोगों को प्रोवाइड कराना पड़ेगा क्योंकि बिना पैसे के तो कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग बिना पैसे के कुछ भी नहीं कर सकते इस धरती पर, अगर आप लोगों के पास में पैसा नहीं है तो पैसा एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है जिंदगी को चलाने के लिए। तो इतना पैसा इंसान के पास में कम से कम होना चाहिए कि उसकी रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता होगी पूर्ति तो कम से कम होती रहे। आप लोग अगर वो भी नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा। अभी कोविड-19 ने वैसे ही भुखमरी को बढ़ा दिया, गरीबी को बढ़ा दिया। नैनो मैगजीन में डिस्कस किया था ना मैंने कल ही काफी डिटेल में, किस तरीके से अभी कंडीशन बढ़ गई है, खतरनाक सिचुएशन आज के डेट में देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजें हमारे द्वारा क्रिएट किया गया माहौल है और हमारे ही ऊपर वो इंपैक्ट पड़ रहा है। तो जो डेवलपिंग नेशन है वो आज की डेट में एक तरीके से कमिट, जो एक तरीके से जो डेवलपिंग नेशन है वो एक तरीके से कई सारे तो आप लोग को देखने को मिलेंगे अब तक उस लेवल पर नहीं पहुंचे, जैसे डेवलप वाले तो काफी कुछ अचीव कर चुके हैं लेकिन डेवलपिंग वाले अभी लगे हुए हैं, यानी कि जो गरीब कंट्री है। तो अगर डेवलप अपने हिसाब से काम करे और डेवलपिंग को भी यहाँ पर साथ में मिलकर आना चाहिए तभी सिचुएशन सुधरेगी। हमारी कंट्री के लिए भी प्लान है, हमारी कंट्री में नेशनल मिशन है इस पर्टिकुलर काम पर लेकर, नेशनल सोलर मिशन है। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाते हो, याद रखना। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में बात की जा रही है, ग्रीन इंडिया, एनर्जी इफिशियंसी को लेकर चलना है। यहाँ पर मिशन फॉर सस्टेनेबल जो हैबिटेट है, इनके घर भी ऐसे बनाओ कि सोलर पैनल लगा रहे, दूसरी बिजली की जरूरत ही ना पड़े। नेशनल वाटर मिशन है, पानी को कैसे आप लोगों को सही से यूटिलाइज करना है और सबके घरों में
में पानी पहुंचाना है। मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारी कंट्री का जो नेशनल मिशन है उसमें हिमालय को भी सस्टेन करने की बात की जा रही है, जो बर्फ की वजह से चीजें पिघल रही है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि लोग किस तरीके से इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा है, ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कि आगे आने वाले टाइम में कई सारे एडिटोरियल देखने को मिलेंगे। तो और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को आगे आने वाले टाइम में जानने को मिलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, इंडिया और चाइना के बारे में ये आर्टिकल है जो बेसिकली बात करें यहां पर गोगरा पोस्ट के बारे में। गोगरा पोस्ट पर अभी यहां पर काफी लंबे समय से इंडिया और चाइना की झड़प चल रही थी, तो वहां पर अभी क्या हुआ है, अभी चीजों को थोड़ा सा नॉर्मल करने की बातें की जा रही है कि आने वाले टाइम में मिलकर बातें करेंगे। तो अभी 12वें राउंड की यहां पर बात देखने को मिली इंडिया और चाइना के बीच में कि सिचुएशन को कैसे हम लोग को नॉर्मल करना है। तो सिचुएशन अगर नॉर्मल नहीं होगी तो आगे चलकर हमारी कंट्री के लीडर नहीं मिलेंगे और ये चीजें ऐसी बढ़ती रहेगी। तो इसके लिए आप लोग पहले समझ सकते हैं कि कहां पर क्या क्या चीज देखने को मिल रही है। इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटेड रीजन है वो नॉर्मली 3 सेक्टर में डिवाइड आप लोग को देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा सेक्टर जो है ये वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर आप लोग को देखने को मिलेगा जो कि लद्दाख वाले रीजन के साथ में है। अगर ऑप्शन में जम्मू एंड कश्मीर लिखा हुआ तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये लद्दाख वाला रीजन याद रखिएगा, ठीक है। तो लद्दाख वाले रीजन के बारे में बात की जा रही है यहां पर ये, क्योंकि अब आप लोग को अपनी कंट्री का जब आप लोग मैप उठाकर देखोगे तो ये डिवाइडेड आप लोग को पोर्शन नजर आ जाएगा इसमें अच्छे से। यहां पर देखिए, ठीक है, तो ये यहां पर हो गया जम्मू एंड कश्मीर और ये हो गया लद्दाख। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया जो पीओके है वो आप लोगों को मैक्सिमम लद्दाख वाले रीजन में देखने को मिलेगा। तो इसलिए बोल रहा हूं ये छोटी छोटी बातें होती है, क्वेश्चन को गलत करा के चली जाती है, फिर बोलते हो सर ये तो चीजें थी इस तरीके से। कई सारे बच्चे ना पेपर देकर आ रहे हैं अभी तो बता रहे हैं सर चीजें बताई थी पर लेकिन याद नहीं कर पाए कई सारे, ठीक है। याद कहां से कर पाओगे, रिविजन करते हुए तो आप लोगों को नाक कट होनी, कहते हैं नाक कटता है, ऐसा लगता है यार पता नहीं क्या हो गया, सिर में दर्द हो गया। रिविजन की सारी वीडियो आप लोगों के सामने है, रिविजन कर लीजिए, कम से कम पीडीएफ सारी आप लोगों के पास में। रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बस आप लोगों के अंदर ना कमी है तो किसी चीज की, आप लोगों के अंदर लगन की कमी है। बस ये दिखता है कि कोई और कर दे सारा काम। चलिए जो भी है करना तो आप लोगों को ही पड़ेगा अगर जॉब चाहिए तो इसके बारे में बात करें तो वेस्टर्न सेक्टर जो है ये सबसे बड़ा है जो इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट का रीजन है। फिर यहाँ पर ये है ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला रीजन, और ये हो गया सेंट्रल सेक्टर आप लोगों को यहाँ पर बीच में देखने को मिलेगा इन दोनों के, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रीजन जो है ये इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई का रीजन बना रहता है। तो आज का जो आर्टिकल नॉर्मली हमारा फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है यहाँ पर अक्साई चीन वाले और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले रीजन के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या क्या बात करेंगे, पहले तो आप लोग इस रीजन को देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर कई सारे एरिया है जैसे गालवान वैली हो गया, पेंगोंग सो लेक हो गया, ये कई बार न्यूज में रहते हैं। थोड़ा सा इसको यहाँ पर देखें, चीजों को और समझ पाएंगे, ठीक है। गालवान वैली में क्लैश हुआ काफी लंबे समय बाद, ये माना जाता है कि 1971 के टाइम पर कुछ क्लैश हुआ था हमारे बीच में। उसके बाद में अब जाकर क्लैश हुआ जिसमें कई सारे चाइनीज और कई सारे इंडियन सोल्जर जो हैं वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये कंडीशन अभी आप लोग देखते हैं। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यहाँ पर ये झड़प देखने को मिली, और ये झड़प ऐसे नहीं कि अब एकदम देखने को मिलने लगी, यहाँ से प्रॉपर पैटर्न के थ्रू जो चीजें हैं वो स्टार्ट हुई और आज की डेट में ये हमारे सामने चीजें निकल कर आ रही है अलग अलग रीजन में। अगर आप लोग देखिएगा, जैसे आप लोग देखते हैं ये हो गया हॉट स्प्रिंग वाला एरिया, एक पर्टिकुलर रीजन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसी को गोगरा पोस्ट बोला जाता है। कई सारे ऐसे रीजन है जैसे गालवान वैली मैंने बता दिया, ये पर्टिकुलर रीजन हो गया, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग सो लेक हो गया, ये अलग अलग आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर मैं बात बताऊं आप लोगों को इंडिया और चाइना का जो झड़प का रीजन है, कहां कहां पर ये आप लोग आपस में झड़पते हैं, तो यहां पर देखिए डिवीजन कर रखा है इन्होंने पेंगोंग सो लेक के बारे में। तो यहां पर फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7, फिंगर 8, तो एक तरीके से डिवीजन कर रखे हैं चीजों के और उनको फिंगर के नाम से डिवाइड कर रखा है। इंडिया ये बोलता है, बेसिकली इंडिया का जो क्लेम है वो एलओसी के पास में वो बोलता है कि विद फिंगर 8, ठीक है। तो फिजिकली कंट्रोल करता है ओनली फिंगर 4, यानी कि इंडिया ये बोलता है, इधर हो गया चाइना, इधर हो गया इंडिया, तो इंडिया ये बोलता है कि फिंगर 8 तक का मेरा कंट्रोल है, ठीक है। इंडिया का क्लेम यहां तक का है, ठीक है, ये वाला मैप, और चाइना का क्लेम यहां तक का है। चाइना बोलता है फिंगर 2 तक कंट्रोल करते हैं, ठीक है। चाइना क्या है फिंगर 8 तक बोलते, जैसे फिंगर है जो आज के डेट में, तो बॉर्डर पोस्ट है चाइना की फिंगर 8 तक का, यहां तक का, पर लेकिन उसका क्लेम है फिंगर 2 तक का, यानी कि जो चाइना है वो हमारे रीजन में यहां तक का क्लेम करता है, ठीक है। इंडिया जो है वो इधर तक का क्लेम करता है, पर लेकिन यहां पर बात करें तो पोस्ट आज के डेट में यहां पर बैठे हुए हैं। तो इसकी वजह से ये बेसिकली जो ये वाला रीजन है यहां पर दोनों के बीच में आप लोगों को लड़ाई देखने को मिलेगी। कई बार इस रीजन में एक दूसरे के आमने सामने आकर दोनों फोर्सेस खड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसी के चलते यहां पर जो ये मैप मैंने आप लोगों को दिखाया
दिखाया, ये वो वाले रीजन है जहां अलग अलग रीजन में इंडिया और चाइना के बीच में आप लोग को झड़प नजर आ जाएगी। तो अगर यहां पर हम लोग शांति नहीं बना पाए तो आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे एरिया ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें और ज्यादा दिक्कत यहां पर आप लोग को नजर आएगी। अभी यहां पर जो आमने सामने यहां पर आर्मी आकर खड़ी हो जाती है यहां पर, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि बॉर्डर में जो है वो क्लैरिटी नहीं है। आजकल में चाइना जो है क्या करता है, चाइना का ये एक तरीके से फंडा बन चुका है कि दूसरी कंट्री को अगर सप्रेस करना है तो बॉर्डर में क्लैरिटी लेकर आप लोगों को न्याय करानी है, यानी कि उस कंट्री के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट आप लोग को बनाकर रखनी है। बॉर्डर को लेकर जितनी ज्यादा लड़ाई रहेगी उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, उस कंट्री के ऊपर आप लोग एक तरीके से प्रेशर बना पाएंगे। रीजन क्या है? रीजन सीधा सीधा ये कि आप लोगों के पास में जैसे पावर ज्यादा है, जैसे कि हथियार ज्यादा हो गए, अच्छी खासी आप लोगों की ताकत हो चुकी है आज के डेट में, तो वर्ल्ड पावर में काउंट हो गए। तो आसपास में जो थोड़ी कमजोर कंट्री से भूटान हो गया, आप लोगों को याद होगा ना भूटान में गालवान वैली वाला, ठीक है, तो सॉरी जो भूटान में था जो जो चुम्बे बेसिकली वैली वाला, जो यहाँ पर जो एक तरीके से चुम्बे वैली है ना यहाँ पर ये, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, डोकलाम सेक्टर डेडलॉक आप लोगों को देखने को मिला था। तो चाइना क्या करता है, भूटान का एक पर्टिकुलर पोर्शन अपने कंट्रोल में ले लिया, दूसरा पोर्शन कंट्रोल में ले लिया, बोलेगा ये वाला मैं तुझे दे, ये वाला मैं तुझे दे देता हूं, ये वाला मुझे दे दे। यानी कि एक इंसान के घर का 2 पोर्शन कंट्रोल में कर लिया अपने खेत का, उसको बोलेगा ये खेत मैं तेरा छोड़ दूंगा, ये खेत मुझे दे दे। क्यों? क्योंकि मैं ताकतवर हूं। ऐसी हरकतें चाइना करता हुआ नजर आता है। तो इसकी वजह से चाइना के साथ में काफी ज्यादा झड़प देखने को मिली थी और यहां से दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ गई इंडिया और चाइना के बीच में। वरना उससे पहले अगर हिस्ट्री थोड़ी उठाकर देखोगे तो सिचुएशन नॉर्मल चल रही थी, इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन नहीं बन रही थी जितनी ज्यादा बुरी कंडीशन आज के में प्रेजेंट टाइम पर देखने को मिल रही है। तो ये जो बुरी कंडीशन है ये अगर नहीं सुधरी तो आगे आने वाले टाइम में दोनों के बीच में और ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन जो है वो आप लोगों को बनती नजर आएगी और दोनों लीडर जो है वो आज के में प्रॉपर वे में कहीं पर मिलकर इनको सोल्यूशन भी नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जो सिचुएशन सही नहीं है। कई बार चाइना बोलता है कि चलो बिजनेस तो कर लेते हैं, बिजनेस कर ले, हाँ तुम हमारे सर पर चढ़कर नाचते रहो और हम लोग बिजनेस कर लें। तो इस तरीके से अभी हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्ट है वो चाइना के लिए बढ़ रहा है, चाइना को, हमारा इंपोर्ट चाइना के लिए कम हो रहा है। इसका मतलब ये कि ट्रेड डेफिसिट जो है, यानी कि हम लोग ट्रेड डेफिसिट यानी कि खरीदा ज्यादा करते थे, इंपोर्ट ज्यादा किया करते थे, बेचा कम करते थे, एक्सपोर्ट कम किया करते थे। ये कल ही मैंने डिस्कस किया नैनो मैगजीन के अंदर में। तो उस टाइम पर मैंने बताया था कि अभी फिलहाल जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं मोदी जी की जो सूझबूझ है वो यहाँ पर कुछ काम आई, कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं आज की डेट में जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा खराब देखने को मिल रही है इंडिया और चाइना के बीच में। ये सिचुएशन हम लोग को सुधारनी पड़ेगी, तो सिचुएशन को आगे लेकर चलना पड़ेगा। सारी सिचुएशन मैक्सिमम खराब होनी स्टार्ट हुई थी डोकलाम वाले सेक्टर में, जब भूटान को सपोर्ट करने के लिए इंडिया जाकर चाइना के सामने खड़ा हो गया था। तब से लेकर इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर दुनिया भर की चीजें बनाई जा चुकी है, एयर बेस बनाए जा चुके हैं, डिफेंस की यूनिट आ गई है एलएसी के आसपास में। यानी कि चाइना के द्वारा तब से लेकर 2017 से लेकर अब तक का यह माना जा रहा है कि 13 के करीब नई पोजीशन अभी जो बॉर्डर के पास वाले एरिया में बना ली गई है। ये सैटेलाइट के थ्रू यहां पर पता चला है, यानी कि अपग्रेडेशन किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचागत विकास किया जा रहा है इस एरिया में, जिसके चलते यहां पर आज के में चाइना जो है वो काफी ज्यादा एग्रेशन में यहां पर आ रहा है। ठीक है, चाइना को ये लगता है देखो यार मेरी ताकत इतनी ज्यादा है, मुझे इंडिया के साथ में क्यों कंपेयर करते हैं, मुझे तो यूएसए के साथ में कंपेयर करना चाहिए ना। तो वो वाली चीजें यहां पर चाइना की आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। ठीक है, अगर इंडिया के बारे में आप लोग बात करते हैं तो हमारी कंट्री के द्वारा भी यहां पर एक अपग्रेडेशन किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो इसके चलते अगर बात करें जो सिक्योरिटी जो डायनामिक्स है यहां पर जो पहले नॉर्मल हुआ करते थे वो चेंज हो गए आज के डेट में दोनों साइड से, यानी कि इंडिया और चाइना दोनों साइड से आज के डेट में काफी ज्यादा एक क्रिटिकल पोजीशन पर पहुंच गए। और ये चीजें अगर ऐसे ही बढ़ती रही आने वाले टाइम में भी तो दोनों के बीच में वॉयलेंस आप लोगों को बढ़ता हुआ और लार्ज स्केल पर नजर आएगा। तो इसके चलते दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, केयरफुली चीजों को सुधारना पड़ेगा, लंबे समय तक हम लोग चीजों को सुधार भी पाए, पीस और सिक्योरिटी हम लोग बनाकर रख पाए। पर लेकिन फिलहाल अगर हम लोगों ने इसका सोल्यूशन नहीं दिखा तो ये काफी बड़ा चैलेंज हो जाएगा आने वाले टाइम में दोनों कंट्री के लिए, क्योंकि पड़ोसी देश है, ऐसा तो है नहीं कि कोई छोटा मोटा सा पोर्शन टच कर रहा है, पूरा बड़ा काफी बड़ा पोर्शन टच कर रहा है। और खासकर जब तिब्बत अगर हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था, तिब्बत को एक्सेप्ट न करते तो कम से कम कुछ सोल्यूशन तो निकलता। तिब्बत को एक्सेप्ट करके हम लोगों ने चाइना को और अपने पड़ोस में लाकर बैठा लिया, तो इसके चलते भी कई सारी दिक्कतें भी देखने को मिल रही है। तो आने वाले टाइम में सिचुएशन को कैसे नॉर्मल करना है ये दोनों कंट्री के लीडर जब तक सामने नहीं आएंगे निकलकर, और यहां पर ये नहीं है कि यहां पर इस तरीके से सिचुएशन को नॉर्मल करना है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों को सॉल्यूशन होता हुआ यहां पर नजर नहीं आएगा। तो देखते हैं अब कब तक यहां पर ये जो झड़प है ये बनी रहती है, क्योंकि काफी ज्यादा जरूरी है कि सॉल्यूशन इसका निकलना चाहिए। ठीक है, कुछ और अगर आप लोगों से छोटी छोटी मैं बातें करूं, कुछ और बातें अगर आप लोग जानना चाहते हैं, आखिर इंडिया ने इससे मान लो आप लोग बात करेंगे इंडिया को गुस्सा आ गया चाइना की ये हरकतें देखकर कि बॉर्डर पर बार बार डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने आखिर ऐसा क्या किया,
सबसे बड़ी बात तो यह कि हम लोगों ने अपना डिफेंस का जो प्रोजेक्ट है, डिफेंस का जो बजट है वो बढ़ा दिया आज की डेट में। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से बात करें, आप लोगों को याद होगा 59 चाइनीज ऐप जो है हम लोगों ने अपनी कंट्री में बंद कर दिए। हम लोगों ने बोला कि हमारी सोवरेनिटी को हट कर रहे हैं, ठीक है। कोविड-19 के लिए चाइना की हेल्प लेने से हम लोगों ने मना कर दिया। हम लोगों ने चाइना से सामान खरीदा है, पैसे दिए, बाकायदा उनके मुंह पर पैसे मारे हैं, उनसे फ्री में कुछ नहीं लिया है, ठीक है। देखिए फ्री में लेने से क्या होता है, अपनी ना इज्जत डाउन हो जाती है कि यार ये तो फ्री में खा रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से समझिए आप लोग, चाइना से अगर हम लोग फ्री में सामान लेते रहते तो क्या होता, ऐसा लगता है ना कि चाइना से फ्री में सामान ले रहे हैं यार, एक तरीके से चाइना के, एक तरीके से चाइना के सबऑर्डिनेट हो गए। तो इसलिए कहते हैं कि इंसान को भले ही मतलब एक तरीके से यारी दोस्ती में चीज आप लोग जरूर याद रखना, ये रियलिटी में अगर आप लोग एक अच्छा एक दोस्त बनाना चाहते हैं तो अगर वो आप लोग ऊपर 50 रुपए खर्च करते हैं तो आप लोग भी उसके ऊपर 50 रुपए खर्च करो, वरना उससे पार्टी लेना बिल्कुल भी बंद कर दो। ये नहीं कि वो सामने वाला पार्टी दे जा रहा है, ये सामने तो पार्टी देगा, दूसरों के सामने जाकर बोलेगा कि इसके पास पैसे नहीं है और आ जाते हैं मुंह उठाकर खाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग की इंसल्ट करता हो इंसान नजर आएगा। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग, अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों के पास में पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है यार, क्यों जा रहे हो पार्टी में फालतू में, क्यों सामने वाले की एक तरीके से आप लोग पार्टी में ही मत जाओ, अपना आत्मसम्मान ज्यादा बढ़ाए ना। तो इंडिया ने अपने आत्मसम्मान के ऊपर यहां पर बेसिकली बात की, ठीक है। इंडिया को लग रहा था फ्री में अगर लेंगे तो कल को 4 कंट्री के सामने जाकर बोलेगा कि मैंने फ्री में इसको सामान दिया, इसकी औकात क्या है मेरे सामने इंडिया की। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसको पैसा दिया, ठीक है, कि तुमसे तो फ्री में कम से कम नहीं लेंगे। इसी के साथ में इंडिया ने क्या किया, अपनी कंट्री में जो 5G का जो कनेक्शन हो रहा था, 5G की जो ट्रायल चल रही थी, उसमें चाइनीज कंपनी को हम लोगों ने इन्वॉल्व नहीं किया। तो ये काफी बड़ा स्टेप हमारे द्वारा उठाया गया। इसके चलते हालांकि इंपैक्ट भी देखने को मिले, चाइना का जो एफडीआई है हमारी कंट्री में वो काफी कम हो गया आज के दिन में अगर बात करें तो। ये सारी चीज तो नॉर्मली देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई इंपैक्ट देखने को मिलेगा ना। ये तो बेसिक चीजें हैं जो सामने निकल कर आनी थी। अभी चाइना की साइड से क्या बोला गया, चाइना की साइड से भी ये बोला गया आज के दिन में इंडिया जो क्वाड ग्रुप का मेंबर बन गया। क्वाड ग्रुप में कौन है, क्वाड ग्रुप में है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो चाइना को टैकल करने के लिए है, तो उससे चलते चाइना काफी ज्यादा दुखी है कि इंडिया तो क्वाड ग्रुप का मेंबर बन गया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर अगर बात करें तो चाइना काफी एग्रेशन में काम कर रहा है, वो यहां से होकर जा रहा है हमारी कंट्री के पाक ऑक्युपाइड एरिया से। तो उसके चलते इंडिया और चाइना के बीच में झड़प आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से कोविड-19 को लेकर चाइना की पॉलिसी, मुझे तो ऐसा लग रहा था दुनिया को कोविड-19 देके अपने प्लेयर को तैयार कर रहे थे ओलंपिक के लिए, ताकि लोगों को तो टाइम ना मिले और हम लोग ओलंपिक के लिए तैयार कर ले, इसीलिए वर्ल्ड में 2nd नंबर पर आ गए ओलंपिक में। देखिए आप लोग, ठीक है, ये समझ सकते हैं। इंडिया जो है आज के दिन में ग्रोइंग पावर है एशिया के अंदर में, तो इंडिया को टैकल करने की कोशिश की जाती है। देखिए चाइना की इंटरेस्टिंग थ्योरी देखो, चाइना ये कहता है कि मल्टीलेटरल वर्ल्ड होना चाहिए। मल्टीलेटरल वर्ल्ड मतलब यानी कि ऐसा नहीं कि पहले जैसे यूएसए था, यूएसए दुनिया को चला रहा था, या फिर यूएसएसआर यानी कि जिसको रशिया बोलते हैं, वो दुनिया को चला रहा था, फिर कोल्ड वॉर हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो गया। बोला कि मल्टीलेटरल वर्ल्ड होना चाहिए, यानी कि अलग अलग लीडर रहेंगे तो क्या रहेगा, यूएसए भी लीडर हो गया अपनी जगह, फ्रांस अपनी जगह हो गया, जर्मनी अपनी जगह हो गया, जापान अपनी जगह हो गया, साउथ कोरिया अपनी जगह हो गया, इंडिया अपनी जगह हो गया, ऑस्ट्रेलिया अपनी जगह हो गया, साउथ अफ्रीका अगर लीडर बना अपनी जगह हो गया, सऊदी अरेबिया अपनी जगह हो गया। तो अलग अलग लीडर सामने निकल कर आने चाहिए, मल्टीलेटरल वर्ल्ड होना चाहिए, ये बोलता है चाइना। पर लेकिन अगर बात करें, जब बात करते हैं एशिया कैसा होना चाहिए, तो एशिया के अंदर बस चाइना लीडर होना चाहिए, यानी कि एशिया के अंदर किसी को नहीं बढ़ने देगा, ये एशिया के अंदर चाहता है कि अकेला रहे। तो ये दोगली अप्रोच आप लोगों को चाइना की देखने को मिलती है। तो ये भी हरकतें हैं चाइना की, तो ये ऐसी चीजें आप लोगों को नॉर्मली चाइना के अंदर देखने को मिल जाती है। तो हमारी कंट्री के बारे में अगर बात करें तो लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है वो आप लोग याद रखना, ये काफी बड़ा एरिया है जो हमारी कंट्री का चाइना के साथ में डिस्प्यूटेड रीजन है, इसमें शांति बनाकर रखना काफी ज्यादा जरूरी है आने वाले टाइम के लिए भी। तो इसके चलते देखते हैं हम लोग कैसे सुख शांति यहां पर बना पाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, काफी डिटेल में मैंने आर्टिकल डिस्कस किया, तो कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो एक आर्टिकल है यहाँ पर, ये भी काफी ज्यादा अभी न्यूज में आ रहा है निकल कर। ये आर्टिकल है बेसिकली अभी क्या होने वाला है, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है, ये ममता बनर्जी जी। तो वेस्ट बंगाल के अंदर ये जो अपने इलेक्शन को हार गई थी सुवेंदु चौधरी के साथ में, ठीक है। तो सुवेंदु अधिकारी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, यहाँ पर इनका नाम है यहाँ पर सुवेंदु अधिकारी। तो इनके साथ में यहाँ पर ये हार गई थी इलेक्शन में, ये नंदीग्राम से। तो नंदीग्राम से इलेक्शन लड़ी थी तो यहाँ से हार गई, पर लेकिन इनकी पॉलिटिकल पार्टी शानदार जीत के साथ में 290, ये बात करें यहाँ पर 292 सीट में से अगर बात करें तृणमूल कांग्रेस को 213 सीट मिली यहाँ पर, ठीक है। यानी कि बहुत ज्यादा सीट मिल गई, जिसमें इनको एक तरीके से मतलब पावर में आना था उससे बहुत ज्यादा है। जो भारतीय जनता पार्टी उसके पास में 77 सीट हो गई। पर लेकिन जो चीफ मिनिस्टर बन गई यहाँ पर ममता बनर्जी जी, इनके द्वारा जो शपथ ली गई उस टाइम पर यह बोला गया कि हारने के बाद में भी ममता बनर्जी जो है वो चीफ मिनिस्टर कैसे बन गई, ये कैसे पॉसिबल है। तो देखिए चीफ मिनिस्टर बन जाता है इंसान 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए अगर किसी को चीफ मिनिस्टर बनना है तो हमारे संविधान में आर्टिकल 164 है, ये यहाँ पर पावर रखता है
कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो 6 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर या फिर कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर बन सकता है, पर लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको इलेक्शन जीत कर आना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा, मान लीजिए कोई सीट खाली है, बाई इलेक्शन वहां पर कराया जा सकता है। एक तो ये तरीका है कि बाई इलेक्शन कराकर वहां पर वो आ जाए। दूसरा देखिए, वेस्ट बंगाल के अंदर ना आप लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को नहीं मिलेगी। जैसे यहां पर कुछ राज्य हैं जिनके पास में लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर बोला जाए, आंध्र प्रदेश के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बिहार के अंदर, कर्नाटक के अंदर, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अंदर, तेलंगाना के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ में तो एक साथ होगी, क्योंकि दोनों के पास में इसलिए होगी क्योंकि एक 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, तो इसलिए यहां पर तो नॉर्मल सी बात है। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और यूपी, तो अगर वेस्ट बंगाल के अंदर ये असेंबली होती तो देखिए फिर तो नॉमिनेशन रहता है, आराम से नॉमिनेटेड होकर यहां पर जो ममता बनर्जी जी आ जाती और अपना पोस्ट को कंटिन्यू रख लेती। ऐसा पास्ट में हुआ है। अगर बात करें आप लोगों से, तो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, तो योगी जी जो है वो एक तरीके से 2017 में जब चीजें चली तो योगी जी असेंबली का पार्ट नहीं थे, काउंसिल से वो एमएलसी से निकल कर आए थे, ठीक है, विद इन 6 मंथ एमएलसी से होकर आए थे। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मनमोहन सिंह जी देख लीजिए, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो कई सारी ऐसी चीजें होती है, तो इसको कई बार इस तरीके से सेकेंडरी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन माना जाता है कि हाँ आप लोग इसको रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी कल को। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन हार जाता है तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव रहता है। तो यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप लोगों ने यहां पर चीजों को नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है वो तो जीत गई, पर ममता बनर्जी जो है वो हार गई। अब 6 महीने इनको पूरे होने वाले हैं, तो 6 महीने के अंदर अंदर अगर यहां पर ये जीत कर नहीं आई तो इनको अपनी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट जो है वो छोड़नी पड़ेगी। तो इसके चलते यहां पर काफी ज्यादा ये रस्साकसी चल रही है। तो इसके चलते कई बार बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बात की जाती है, क्या डिक्लेयर, एक तरीके सुप्रीम कोर्ट के डिक्लेरेशन के बारे में बात की थी कि आर्टिकल 356 जो है वो यहां पर इंपोज किया जाता है प्रेसिडेंट रूल के तौर पर यहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर। तो ये बातें देखने को मिल रही थी, पर लेकिन देखिए ये तो होगा नहीं, क्योंकि इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो फुल मेजोरिटी में है। तो हो बस इतना सकता है कि इनको हटाकर चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे से कल को किसी और के चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर बैठा दिया जाए। बस ये चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकती है। नॉर्मली इनके पास में तो पूरी मेजोरिटी है ना, इनकी पॉलिटिकल पार्टी तो पूरी ताकतवर है वेस्ट बंगाल के अंदर, तो ये वाली चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो अब किस तरीके से चीजें जो है यहां पर ये आगे लेकर चल पाएंगी वो देखने वाली बात होगी। क्या इससे पहले यहां पर कोई ऐसा हुआ है, मैंने अभी बताया योगी जी के बारे में। तो आर्टिकल 164 कहता क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर जो मिनिस्टर है, अगर कोई पर्टिकुलर जो मिनिस्टर है यहां पर वो 6 मंथ तक यहां पर बेसिकली वो मेंबर ऑफ, मतलब एक मेंबर नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर का, फिर भी 6 मंथ तक यहां पर रह सकता है। पर लेकिन 6 मंथ जैसे ही एक्सपायर होगा उसके बाद में वो वहां पर उस पोस्ट पर नहीं रहेगा। तो बोला पहले ही क्या था, क्या चीफ मिनिस्टर भी यहां पर इस पोस्ट को 6 महीने के लिए ले सकते हैं। तो देखिए जब केस पहुंचा कोर्ट के अंदर तो उसने ये बोला कि जब कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर बन सकता है तो कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर ही तो चीफ मिनिस्टर बनता है, एक तरीके से कोई इंडिविजुअल। क्योंकि हमारी कंट्री में हम लोग चीफ मिनिस्टर को नहीं चुनते हैं डायरेक्ट, हम लोग प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते हैं डायरेक्ट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो सेंट्रल लेवल पर तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद को चुनते हैं, और स्टेट लेवल पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि हमारे जो विधायक है उनको चुनते हैं। तो उनमें से फिर वो क्या करते हैं, जब ये चुनकर चले जाते हैं असेंबली के अंदर, स्टेट के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर, सेंटर के अंदर, तो फिर ये अपना खुद का लीडर चुनते हैं, और वो लीडर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर बनता है। तो ये तरीका है काम को करने का, तो इस तरीके से होता है। तो जब कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो मिनिस्टर बन सकता है तो चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है। तो इस तरीके से यहां पर बोला गया। तो बनर्जी जी के द्वारा यहां पर फर्स्ट टाइम 2011 में जब ओथ ली गई तो उस टाइम पर भी यहां पर कुछ ऐसे ही देखने को मिला था, ठीक है। स्टार्टिंग में यहां पर ऐसी चीज नहीं थी, बाद में जाकर इनका बेसिकली सिलेक्शन हुआ, ठीक है। आप लोग ये बोल सकते हैं। इसके लिए केस आप लोग याद रखिएगा, यहां पर यह बेसिकली हरशरण वर्मा वर्सेस यह है त्रिभुवन नारायण सिंह का केस 1971 का। उस टाइम पर ये कई सारी बातें सामने निकल कर आई। क्या ये पॉसिबल है यहां पर? तो हाई कोर्ट के द्वारा भी यहां पर ये बातें फिर बोलेगी कि 6 महीने के लिए आप लोग बन सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोग अगर मिनिस्टर ही बन सकते हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। तो आर्टिकल 164 जो है वो मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर दोनों के ऊपर अलाउ होता है। तो ये बातें यहां पर बोलेगी। तो अभी इनके 6 महीने अगर पूरे हो जाएंगे और उसके बीच में हम लोग इलेक्शन कंडक्ट नहीं करा पाते हैं तो फिर ये सोचने वाली बात होगी कि क्या ये चीजें जो है वो सही चल रही है या फिर नहीं, ठीक है। तो ये इसके बारे में बातें की जा रही है जो कि सही नहीं है, ओके। एक तरीके से मतलब सही नहीं बोल रहा हूं। बेसिकली जो फिलहाल जो है अभी बातें की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कंडक्ट अगर करा लेता है तो यहां पर चीजें नहीं हो पाएंगी। पर लेकिन अभी आप लोगों को पता है उत्तराखंड के अंदर यहां पर चीफ मिनिस्टर चेंज हो गया, तो आगे चलकर एक्सपेक्टेशन ये लगाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अभी अगर 6 महीने और इलेक्शन कंडक्ट नहीं करा पाते हैं तो फिर यहां पर ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है कि जो यहां पर वेस्ट बंगाल है उसके अंदर यहां पर ये प्रॉब्लम होती नजर आएगी, ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि ये चीजें कितना सुधर पाती है, कितना चीजें हो पाती है आगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में याद रखिएगा, आर्टिकल 324 जो है वो यहां पर पावर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए अपनी कंट्री
कंट्री के अंदर में, ठीक है। तो इसके चलते अगर आगे चलकर कोई ऐसी इमरजेंसी बनती है तो देखने वाली बात होगी कि इलेक्शन हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं, तो वो आगे देखने को मिलेगा। तो लो जो है उसके हिसाब से 6 महीने तक अगर और पोस्टपोन कर दिए इनके द्वारा इलेक्शन, तो फिर यहां पर ममता बनर्जी जी को अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ जाएगी। तो ये कंट्रोवर्शियल का रीजन काफी बना हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहां पर एक पर्टिकुलर, ये अभी आर्टिकल है बेसिकली, बड़ा ही डिफरेंट सा आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी हो क्या रहा है सोसाइटी के अंदर, एक साइड में तो आप लोगों ने लखनऊ गर्ल वाली वीडियो देखी होगी कि वो एक कैब ड्राइवर को थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रही है। देखिए ऐसी बदतमीज लड़कियां भी सोसाइटी में होती है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग कई सारे ऐसे बदतमीज लड़के देखने को मिलेंगे जो कि सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। पर लेकिन कुछ केसेस को देखकर सब लड़कियों को बदतमीज बोल देना और कुछ केसेस को देखकर सब लड़कों को बदतमीज बोल देना, ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो इसके चलते जो एक्चुअली वो देखना पड़ेगा आप लोगों को मेजोरिटी में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। आज की डेट में जो इस तरीके से कई सारे केसेस सामने निकल कर आ गए, अगर अभी बात करें इस तरीके से जो लड़कियों की इस तरीके की बदतमीजी करते हुए केस जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पर ये फेमस होने के तरीके भी ढूंढे जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले आप लोगों को याद होगा वो हस्बैंड और वाइफ नहीं थे, वो गाड़ी में जा रहे थे, यहां पर उसने मास्क लगाने से बंद कर दिया और ये कहती मैंने यूपीएससी का मेंस लिख रखा है, ठीक है। यूपीएससी का मेंस लिखती तो कम से कम इंसान की एक तरीके से माइंड थोड़ा स्टेबल होता, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ये नहीं हवा में फेंक देना कि यूपीएससी का ये कर रखा फलाना ढिमकाना अपनी बात को आगे रखने के लिए, तो वो बोलने से नहीं होती चीजें। आपके अंदर दिखना चाहिए उस तरीके का डेडिकेशन कि हाँ इंसान जो है वो उसके अंदर कुछ है, पर लेकिन नहीं बस वहां पर रोब झाड़ने के लिए आधे इंसान ऐसी चीजें देखने को मिलती है। अब इसके द्वारा क्या किया गया, वो कैब ड्राइवर के साथ में हरकतें की गई। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं एक इमेज क्रिएट कर दे रही है यहाँ पर कि फेमिनिज्म के नाम पर आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, कि हाँ बेसिकली फेमिनिज्म है कि हाँ एक तरीके से लड़की एक तरीके से ही है, वो चीजें वो अपनी जगह। तो इस तरीके से एक लिमिट में चीजें होनी चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। पर लेकिन रियलिटी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो रियलिटी में यहाँ पर ये है जो सुनकर आप लोग थोड़े हैरान होंगे। फिलहाल जो है अभी यहाँ पर एक काफी खतरनाक सिचुएशन बनी हुई है जो रिसेंटली न्यूज में भी आ गया है। इसको बोला गया सुली डील, SULLI, ठीक है। तो सुली डील क्या है, बेसिकली लड़कियों को एक तरीके से उन्हें कहते हैं एक तरीके से जैसे कि चीजों को मतलब ऑनलाइन चीजों को रख देना कि किसी को खरीदना है अगर खरीद लो आकर, ठीक है। तो आप लोग यहां पर जाकर चेक कर सकते हो कि आप लोगों के लिए कौन सी औरत जो है कौन सी लड़की जो है वो सही है, आप लोग जाकर यहां पर चेक कर सकते हो। तो कई बार यहां पर देखने को मिला कि इस तरीके से कई सारी लड़कियों की फोटो वहां पर डाल दी जाती है और फिर उनके लिए डील लगाई जाती है कि हाँ ये आज से मेरी, ठीक है। तो इस तरीके की हरकतें यहां पर देखने को मिल रही है। तो उसी के चलते बात की जा रही है कि ऑनलाइन आज की डेट में सोशल मीडिया जो है वो महिलाओं के लिए ज्यादा कंफर्टेबल चीज रही नहीं है। महिलाओं को बहुत सारे ट्रोलिंग के चीजें झेलनी पड़ती है। आज के डेट में आप लोग देख लीजिए कई सारी लड़कियों के मेल मुझे देखने को मिलते हैं कि सर कमेंट में नीचे कोई आई लव यू बोल रहा है, ठीक है, मुझे अपना नंबर दे दो, ऐसी बातें देखने को मिल रही है। तो नॉर्मली लड़कियों को हरासमेंट के केसेस ज्यादा झेलने पड़ते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को बात माननी पड़ेगी। अभी इसी के बारे में इनके द्वारा केस बोला गया कि नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो ये बेसिकली खासकर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो दबा कुचला सेक्शन है सोसाइटी का, उनको ये ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। ऐसा नहीं है, तो ये राइटर ये बोले कि ऐसा नहीं है, गलत बात बोल दी आप लोगों ने। हर एक लेवल पर आप लोगों को ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। इवन सोनिया गांधी जी के नाम भी इनके द्वारा लिया गया, बोला गया सोनिया गांधी जी की आज की डेट में भी पिक्चरें जो है वो वायरल की जाती है सोशल मीडिया के ऊपर कि जब वो एक बार में डांसर हुआ करती थी, वो किसी की गोद में बैठी हुई है, कुछ ऐसी चीजें, कुछ सिगरेट पी रही है, उल्टी सीधी चीजें होने आती है, तो वो वाली वायरल की जाती है। तो ये बेसिकली पॉलिटिकल एजेंडा होता है नॉर्मली, जो हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी है उनकी इमेज को खराब करने के लिए। इसी आर्टिकल में एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि राहुल गांधी, आप लोगों को क्या लगता है, उनका नाम जो है पप्पू रख दिया है, ठीक है। तो नाम पप्पू क्यों रख दिया, ताकि आगे चलकर कोई भी सामने न आ पाए निकलकर एक लीडर के तौर पर, उसको इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर दी, उसकी इमेज खराब कर दी, बिल्कुल, ठीक है। उसकी इमेज ऐसे खराब कर दी। आप लोगों को मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जब मैंने स्टार्टिंग में द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन करना स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने वीडियो अपलोड करी थी स्टडी लवर वीर चैनल पर 28 नवंबर को, ठीक है, 2016 में। तो उस टाइम पर काफी सारे बच्चों ने पसंद किया था, पर लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कमेंट मुझे देखने को मिले थे कई सारे कि एक तरीके से कि एक प्रोफेशनल तरीके से नहीं पढ़ा रहा है ये, ठीक है। प्रोफेशनल तरीके से मतलब लाइन टू लाइन पढ़कर एक प्रोफेशनल टीचर नहीं आता, जैसे इधर उधर की कोई बातें ना बताए, बिल्कुल बस पढ़ाई की वही पॉइंट टू पॉइंट बातें करो और निकल जाए। उनको लगता है कि इधर उधर की बातें बताता है, ठीक है। ऐसे कई सारे कमेंट देखने को मिले। तो इस तरीके कमेंट फिर बाद में मेल भी आने स्टार्ट हो गए कि ये टीचिंग प्रोफेशन जो है वो तुम्हारे बस की बात नहीं है, टीचिंग प्रोफेशन को छोड़ दो। ऐसे कमेंट भी मेरे पास में मुझे देखने को मिले। तो मैंने लिख दिया, मैंने कहा मैं टीचिंग करता ही नहीं हूँ, मुझे टीचिंग आती नहीं है यार, मैं तो बस ओनली समझाता हूँ जो मुझे समझ में आता है कि मैं समझा सकता हूँ। टीचर तो मैं हुई नहीं, मैं तो भाई साहब दोस्तों की तरीके से बातें करता हूँ मैं तो बैठकर, मुझे तो पढ़ाना आता ही नहीं है। तो मैंने ये बातें लिखी उसको। तो फिर खैर रिप्लाई खुद मेल आने कई सारे बंद हो गए, 2-4 को मैंने रिप्लाई किया।
तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में लोग ना आप लोगों की इमेज खराब करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग जो है कुछ उनको ऐसे तरीके दे देते हो कि वो उसको सपोर्ट करने के लिए इमेज खराब कर पाए, तो फिर तो वो बढ़ते चले जाएंगे। जैसे राहुल गांधी की कुछ वीडियो उठा ली है, उनकी जो वीडियो चलाई जाती है दिखाया जाता है कि इसकी जो इमेज है बहुत खराब है, पप्पू टाइप का आदमी है। तो ये राइटर ने बाकायदा लिखा आर्टिकल के अंदर कि पप्पू इमेज बना दिए ताकि आगे कोई ये बोले कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए दावेदारी न रहे। तो वो क्या राहुल गांधी के अंदर क्या कोई क्वालिटी नहीं है? अगर देखा जाए तो ब्लैक बेल्ट मानते हैं, हमको ये मानते हैं ब्लैक बेल्ट है, मतलब इंसान है पर लेकिन उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर देना कि उसकी इमेज देखिए, ये नॉर्मली आप लोग पर्सनल लाइफ में ऐसी चीजें कई बार देखने को मिलेगा, सामने वाले की इमेज को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। ये कौन लोग करते हैं? मैक्सिमम वो लोग करते हैं जिनको थ्रेट लगता है कि कल को आकर ये हमारे सामने आकर बैठ सकता है, इसकी इमेज को डिग्रेड करना स्टार्ट कर दो। तो अगर कोई पर्सन इस तरीके से कर रहा है तो उससे सतर्क हो जाइए। वो आप लोगों की जो एक तरीके से इमेज को डिग्रेड कर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसी तरीका हरकतें यहां पर देखने को मिल रही है जो कि गलत है, और महिलाओं के लिए एक प्रॉब्लम काफी ज्यादा आज के दिन में झेलनी पड़ रही है। यहाँ पर ये एलजीबीटी कम्युनिटी हो गया, उनकी इमेज देख लीजिए आप लोग सोसाइटी में कैसी रहती है। गे कम्युनिटी हो गया, उनकी इमेज देख लीजिए, जबकि संविधान ने उनको डिक्रिमिनलाइज कर दिया, सारी चीजें देखने को मिल रही है, पर फिर भी आज तक उनकी इमेज जो है वो सुधरी नहीं है। तो ये बातें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी इसके बारे में जो कि आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अब थोड़ा सा न्यूज एनालिसिस के बारे में, जो कि आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके ऊपर फोकस कर लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले तो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं यूएनएससी यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उनके द्वारा बातें की गई। तो यहां पर कई सारी बातें की गई, बेसिकली मैरीटाइम सिक्योरिटी को कैसे इनहेंस करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट था। यहां पर मैरीटाइम सिक्योरिटी को इनहेंस करने वाली बात जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर इस तरीके से हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। रशिया के जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिले। तो कहने का मतलब है कि इन चीजों में हम लोग काम कर सकते हैं ताकि चाइना को टैकल करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, क्योंकि चाइना काफी बुरी हरकतें करता है। ठीक है, ये कुछ मुद्दे भी हैं जैसे मैरीटाइम इकोलॉजी, मैरीटाइम रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजास्टर कैसे, साइंस और टेक्नोलॉजी, ट्रेड, कनेक्टिविटी, ये मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। तो ये भी हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हमारी कंट्री का एक मिशन भी है जिसको सागर बोलते हैं, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन। 2015 में चीजें देखने को मिली, तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रखिएगा। ठीक है, बाकी अगर आगे चलें, ये आईपीसीसी रिपोर्ट के बारे में मैंने बता दिया, इन्होंने बकायदा बोल दिया है कि भाई साहब सुधर जाओ वरना कंडीशन खराब होगी, ग्लेशियर जो है वो श्रिंक हो रहे हैं, ये सारी बातें बोल दी। अभी आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले बात की थी, तो हिंदकुश हिमालयन रीजन वाला काफी लार्ज स्केल पर यहां पर चीजें देखने को मिल रही है। इसके ऊपर और भी कई सारे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और इसके ऊपर डिटेल में मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो भी बना दूंगा। अगर आप लोग बोलोगे कि हाँ डिटेल में इस रिपोर्ट को प्रॉपर कवर किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है तो उसको भी काम को किया जा सकता है, आप लोग बताइएगा ताकि सारी चीजें डिटेल में क्लियर हो जाए। अभी अगर आगे बात करें तो जो बेसिकली आसाम और मिजोरम है उनके द्वारा बोला गया कि शांति मिलकर प्रॉब्लम को सुलझाएंगे, दिक्कत काफी ज्यादा देखने को मिल रही है बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एनवी रमन साहब वो खुश नहीं है सीबीआई की रिपोर्ट से। आप लोगों को याद होगा झारखंड के एक जज को एक ऑटो के द्वारा उनकी डेथ कर दी गई थी, उनको मारकर उसको बेसिकली उनकी डेथ हो गई थी। तो अभी सीबीआई ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें ये तो बता दिया डेथ कैसे हो गई है, पर ये रीजन इंडिकेट नहीं किया गया कि भाई साहब मोटिव क्या था डेथ के पीछे। मोटिव ये था कि वो कई सारे हाई प्रोफाइल केस सुन रहे थे और उन केसों को दबाने के लिए यहां पर बेसिकली जज को उड़ा दिया। जज को पहले तो पैसे देने की कोशिश की गई होगी, जब जज ने पैसा नहीं लिया तो फिर ये हरकतें देखने को मिली। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। इंडिपेंडेंस डे जो हम लोग अभी सेलिब्रेट करने वाले हैं 15 अगस्त को, तो इसकी थीम जो रखी गई है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो इंडिपेंडेंस डे की थीम अगर आप लोगों से पूछे लाल किले पर जो झंडा फहराया जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है यहाँ पर अभी जो हमारे खिलाड़ी हैं, अभी जो हमारे खिलाड़ी जो जीत कर आए, नीरज चोपड़ा, रवि कुमार, मीराबाई चानू, ठीक है, ये पीवी सिंधु, लवलीना, इंडियन हॉकी और बजरंग पूनिया, इनको भी इन्वाइट किया गया है यहाँ पर। ये ठीक है, तो अच्छी बात है, यहाँ पर एक तरीके से अप्रिशिएट किया जाएगा, तो एक अच्छा तरीका है। तो देखते हैं अभी यहाँ पर 15 अगस्त का सेलिब्रेशन कैसा रहेगा। लोकसभा के अंदर बड़ी खतरनाक चीज देखने को मिली, 20 मिनट के अंदर 3 बिल पास कर दिए गए। तो देखिए ये कहीं ना कहीं अपोजिशन भी ढंग से काम करने के लिए तैयार नहीं है और गवर्नमेंट भी यहाँ पर इस तरीके से बिल पास कर रही है। तो दोनों की दोनों ही रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पर माहौल अच्छा नया बनाने के लिए। कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की गरिमा को डिग्रेड होते हुए आप लोग देखेंगे। कोलोजियम सिस्टम जो है नॉर्मली ये क्या करता है, जजों को अपॉइंट करने का काम करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। तो आज की डेट में यहाँ पर 5 आप लोगों को मेंबर देखने को मिलेंगे, 4 तो सीनियर मोस्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनके रिकमेंडेशन के बार बेस पर यहाँ पर काम चलता है, पर लेकिन गवर्नमेंट को अगर ये रिकमेंडेशन भेज देते हैं फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि चीजों को आगे लेकर कैसे चलना है। कई बार वो उसको अलाउ ही नहीं करते हैं, तो लंबे समय तक केस पड़े रहते हैं, यहाँ पर कई जजों का अपॉइंटमेंट नहीं होता है। तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो इसीलिए बोला गया कि गवर्नमेंट डिले कर रही है कोलोजियम सिस्टम में। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अलाउ नहीं करे चीजों को। 11,000 करोड़ रुपए देने की बात की जा रही है नेशनल मिशन जो इडेबल ऑयल है, ठीक है, इसको बोला गया है NME
EOOP यानी कि नेशनल मिशन एडिबल ऑयल ओल पाम, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा सामने लाया गया। ये बेसिकली आज के में हम लोग जो खाने वाला तेल है बाहर से खरीद रहे हैं, प्राइस जो है काफी ज्यादा बढ़ गए, इसके चलते यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तालिबान दबाकर अपना कैप्चर कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, जल्दी आप लोगों को तालिबान युक्त गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर ये जो प्लेयर है हमारे, उनको सबको यहाँ पर बेसिकली अप्रिशिएट किया गया, उनको एक तरीके से बोल सकते हैं कि उनको नहीं एक सम्मान दिया गया। हमारी कंट्री में अब देख सकते हैं आप लोगों के सामने बेसिकली नीरज चोपड़ा हो गए, ठीक है, यहाँ पर अभिनव बिंद्रा हो गए और ध्यानचंद जी हो गए। तो ये है हमारे गोल्ड, आज के डेट में हमारे देश के गोल्ड जिनको बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर हो गया ब्लैक सी, ठीक है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों के सामने, इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं, तो सी में क्या हो गया यहाँ पर, सी में हो गया यहाँ पर सर्डेनिया और इसी के साथ में कोर्सिका, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर स्टेट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके बारे में बात की जा रही है। पर्टिकुलर रीजन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया पर्टिकुलर ये रीजन, ठीक है। तो न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है। आज क्विज तो नहीं लगा पाया, पर हाँ न्यूज आप लोग की सारी है, टेंशन मत लीजिएगा, डिस्कशन अच्छा रहने वाला है। बस क्विज नहीं लगा पाया मैं, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा टाइम मुझे काफी कम मिला। शाम तक आते आते मुझे लगा कि मैंने कहा लेक्चर लेट ना हो जाए, तो फिर मैंने जल्दी से मैंने कहा कम से कम लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सॉरी और उसके लिए, ठीक है, ये सारी जो चीज चल रही है मेरे हाथ में नहीं थी यार बेसिकली, वरना तो मैं चीजें मैनेज कर ही लेता हूँ नॉर्मल तरीके से। आइए अब बात करेंगे यहाँ पर शॉर्ट न्यूज के बारे में। सबसे पहली जो न्यूज आप लोग के सामने निकल कर आ रही है, ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज लगी पर्सनली मुझे। अगर आज की डेट में आप लोग कोई बोले कि अपने ही देश का बना हुआ सामान हम लोग को यूज करना चाहिए, तो उसी की मुहिम में आगे बढ़ा है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग KVIC बोलते हैं। तो KVIC के द्वारा क्या क्या बातें की जा रही है, इसको हम लोग समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। KVIC के द्वारा यहाँ पर अभी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंडर में ये आता है, इसके द्वारा यहाँ पर अभी खादी बेबी वियर यानी कि बच्चे के जो कपड़े होते हैं ये, और इसी के साथ में यहाँ पर जो चप्पलें हैं, यूज एंड थ्रो वाले जो स्लीपर बनाए गए, यानी कि जैसे नहीं यूज कर लो और थ्रो कर दो, ये इन्वायरमेंट पर कोई इंपैक्ट नहीं डालेंगे, कुछ इस तरीके से इनको बनाया गया ताकि इंसान जो है, जैसे नॉर्मली आज के दिन में क्या यूज करते हैं हम लोग, रबर वगैरह की चप्पलें यूज करते हैं, फिर प्लास्टिक की चप्पलें यूज करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, तो उनमें कई जगह प्लास्टिक भी यूज होती है। तो अगर यूज एंड थ्रो वाली इस तरीके की चीजें आ पाती हैं तो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से काफी फायदा पहुंचाएगी। तो अगर कुछ लिखने के लिए आता है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से, तो ये भी बातें आप लोग वहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें बेबी वियर बच्चों के लिए जो कपड़े बनाए गए वो काफी एक अच्छा स्टेप आप लोग बोल सकते हैं। नॉर्मली सारी जो चीजें इस तरीके की रहती हैं, फॉरेन की कंट्री हमारी कंट्री में जो सप्लाई होती है, अपनी कंट्री में अगर कोई इस तरीके से खादी अगर इस तरीके से आगे आ रहा है निकल कर, तो ये अप्रिशिएट करने लायक मूव है कि आगे अपनी ही कंट्री में बनाए हुए प्रोडक्ट हम लोग अपने बच्चों को पहना पाएंगे, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। KVIC जो है इसके द्वारा जो बेबी वियर यहाँ पर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। अब न्यू बोर्न बेबी से लेकर 2 साल तक का, यानी कि अगर कोई बच्चा आज ही पैदा हुआ है उससे लेकर 2 साल तक का यहाँ पर, उसके लिए हाई क्वालिटी का ये हैंड स्पून और हैंड वुवन जो बेसिकली खादी कॉटन फैब्रिक यहाँ पर यूज किया गया है, यानी कि बच्चे की त्वचा को जरा सा भी नुकसान ये नहीं पहुंचाएगा, इसके ऊपर आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये बातें बोली गई है। इको फ्रेंडली है, ये अच्छी बात है, यानी कि फेंकोगे भी तो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नेचुरल फाइबर को यूज किया गया है, तो सेंसिटिव जो बच्चे की मुलायम जो स्किन होती है न्यूबॉर्न बेबी की, उसके ऊपर ये नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेगा। इसी के साथ में फ्री फ्रॉम एनी केमिकल जो ट्रीटमेंट और हार्मफुल, कोई भी इसके अंदर ना डाई है कोई हार्मफुल और ना ही इसके अंदर कोई ऐसा केमिकल मिला हुआ है जिसके चलते इसको बनाया गया हो, यानी कि कंप्लीटली बेबी के लिए एक अच्छा अल्टरनेटिव आप लोग ये बोल सकते हैं। तो इसको आप लोग यूज कीजिएगा जरूर, क्योंकि इससे क्या होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हमारे किसानों को फायदा होगा। क्योंकि ये खादी जो निकल कर आती है इस तरीके से, अगर बात करें जहां पर फैब्रिक अगर बात करें, जहां पर आप लोग वो बोल सकते हैं कि ये सारी चीजें हमारे किसानों से निकल कर आती हैं, वो इनको उगाते हैं, कॉटन उगाते हैं, तो उन्हीं को आप लोग यूज करेंगे तो उनकी एक तरीके से एक बोल सकते हैं कि उनकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा खादी। और इसी के साथ में बात करें जो हैंडमेड पेपर जो यहाँ पर अभी यूज की जा रही है, यूज एंड थ्रो वाली स्लीपर, तो ये फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में देखने को मिल रही है, तो ये भी अच्छी बात है। फर्स्ट टाइम जो इस तरीके से चीजें बनाई जा रही है तो 100% इको फ्रेंडली है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत महंगी है, कोई इस तरीके से बोले कि बहुत ज्यादा महंगा सामान हो गया। आप लोग यूज कहां पर कर सकते हैं आसानी से इनको, आप लोग कहीं छोटे डिस्टेंस पर ट्रेवल कर रहे हैं, फिर इंडोर यूज कर सकते हैं, घर पे पहनना, कहीं होटल में चले गए वहां पे पहन लीजिए, हॉस्पिटल के अंदर है, कहीं कहीं पूजा स्थान पर चले गए, मंदिर वगैरह, ठीक है, मंदिर मस्जिद वगैरह, हालांकि अंदर तो चप्पलें पहन के नहीं जाते हैं, पर हाँ आसपास वाले एरिया में अगर घूमना हो, ठीक है, लाइब्रेरी में या फिर कहीं लेबोरेटरी में जाकर बैठना हो, तो यहाँ पर भी आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। तो ये जो चप्पल है ये यूज एंड थ्रो वाली है, बेसिकली अच्छा पैरों के लिए भी अच्छा रहेगा, पैरों की जो स्किन है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो ये सारा जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया गया है तो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में आप लोग बताइएगा। ये खादी और विलेज इंडस्ट्री के द्वारा यहाँ पर चीजें डेवलप की गई हैं।
तो इससे क्या होगा, हमारी कंट्री में हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, बाहर से चीजें खरीद कर लाते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंसी कम रहेगी। केवीआईसी हमारी कंट्री में 1957 में बेसिकली ये बनाया था। इससे पहले यहाँ पर 1956 में ये ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड हुआ करता था, फिर आगे चलकर कमीशन में कन्वर्ट कर दिया इसको और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन बोलने लगे। इसका मेन हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा मुंबई के अंदर में, बाकी दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी के अंदर भी है, और मुंबई के अंदर भी इसका जोनल ऑफिस भी है। ठीक है, बनाया गया था 1956 में, बताया मैंने अभी। जो भी यहाँ पर बेसिकली अगर बात करें तो किस तरीके से खादी और विलेज इंडस्ट्री को डेवलप करना है, उसको कैसे प्लान बनाना है, कैसे प्रमोट करना है, क्या फैसिलिटेट करना है, क्या क्या यहाँ पर चीजें ऑर्गेनाइज करानी है, तो वो सारी चीजों के ऊपर ये फोकस देकर चलते हैं। और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्ट्री है उसके अंदर देखने को ये मिलता है। तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब छोटा सा क्वेश्चन कि हाँ इस चेयरमैन कौन है, ये आप लोग को बताना है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। और जो नेक्स्ट न्यूज है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग न्यूज लगी मुझे। अभी रिसेंटली आप लोग को पता है ओलंपिक के गेम खत्म हुए, तो उसी के चलते यहाँ पर एक ऐसा ये चमगादड़ आप लोगों को देखने को मिल रहा है बैट, इसको ओलंपियन बैट बोला गया है। यानी कि एक तरीके से इसके द्वारा जो भाई साहब ये लगे दौड़ करने, तो 2000 के करीब यहाँ पर ये डिस्टेंस तय करके लंदन से गए यहाँ पर पोस्को जो रीजन है रसिया के अंदर पहुंच गए। अगर मैं आप लोगों को मैप में दिखाऊं तो आप लोग सरप्राइज होंगे कि कहां से उड़कर कहां पहुंचा ये। तो यहाँ पर लंदन से चला ये पर्सन मतलब ये जिनावर और पहुंच गया कहां पर, तो रसिया के अंदर यहां पर पहुंच गया, पूरी 2000 जो किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके। तो आप लोग सोचेगा कि एक तरीके से इतनी लंबी डिस्टेंस की जा रही है एक पर्टिकुलर एक प्राणी के द्वारा, तो इसलिए यहां पर इसका नाम ओलंपियन बैट रख दिया। देखिए रीजन क्या हो गया, बेसिकली आज की डेट में कई सारी चीजें, जैसे कि आज के डेट में से इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कई सारे ऐसे हैं कि अपना जो इनको जैसे कि अपना जो बच्चे पैदा करने होते हैं, अंडे देने होते हैं, वो सारा तो एरिया इनको अलग टेम्परेचर चाहिए, नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए अलग टेम्परेचर चाहिए। तो ये भी कई बार रीजन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ओलंपियन बैट जो है यहाँ पर ये अभी यहाँ पर जो क्लाइमेट साइंटिस्ट है उनके द्वारा देखा गया, ये रिकॉर्ड किया गया कि लगभग 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर ये यूके से रसिया पहुंचा। तो इसका जो नाम, और हाँ फीमेल है यहाँ पर ये, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर और सतर्क हो गए क्योंकि फीमेल नॉर्मल जैसे कि बच्चे पैदा करने के लिए, तो इस तरीके से वहां पर पहुंचे। तो इसका जो नाम है यहाँ पर ये है नाथुसिस पिपिस्टेल। ठीक है, तो नाथुसिस पिपिस्टेल यहाँ पर ये बैट है। तो ये एक तरीके से जो भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो लंदन जू रिंग के अंदर बेसिकली इसको मार्क किया गया था पहले, अब यहां पर देखने को मिल रहा है। नाथुसिस जो यहां पर ये पिपिस्टेल है, यहां पर ये एक स्पीसीज है जो कि लेस देन 10 ग्राम, यानी कि बहुत छोटा है अगर देखा जाए तो, अंडे नुमा आकृति का आप लोग बोल सकते हैं, छोटा सा, जो माइग्रेट के यहां पर नॉर्मली बोला गया ना कि ब्रीडिंग के लिए। ठीक है, तो समर ब्रीडिंग ग्राउंड है, तो नॉर्थन यूरोप के अंदर तो वार्मर एरिया में यहां पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो इसके चलते आप लोग बोल सकते हैं। इसके बाद में हाइब्रिनेट भी हो जाते हैं, उन्हें जब ज्यादा मौसम ऐसा रहता है नहीं उसका सहन करने लायक है तो फिर छिप जाए अंदर। ठीक है, ऐसे भी चीजें देखने को मिलती है। तो ये काफी लंबी डिस्टेंस चल के गया, तो इसी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया ओलंपियन बैट। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज मुझे पर्सनली लगी, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन मतलब डायरेक्टली तो नहीं, पर हाँ कई बार वनडे टाइप एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, खासकर अगर इस तरीके का कोई डिफरेंट होता है। और ओलंपिक हुए अभी, तो क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा। वैसे तो ये न्यूज कवर कर चुके हैं, पर कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा, शायद वो आप लोगों को नहीं पता हो, अगर पता भी होगी तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। अच्छा, कितनों को पता है आज के दिन में अगर बात करें, हम लोग बोलते हैं यहाँ पर पैंथालोन। तो पैंथालोन जो है बेसिकली पुराने टाइम में ओलंपिक को पैंथालोन या एंशिएंट जो ओलंपिक गेम होते थे उनको पैंथालोन बोलते थे। कितने जो फैमिली मेंबर है, सिली फैमिली मेंबर इसको जानते थे, आप लोग बताइए। पता था? मुझे नहीं पता था, जब मैंने न्यूज पढ़ी तो मुझे आइडिया हुआ इसके बारे में। तो नीरज चोपड़ा को अभी गोल्ड मिला, तो फर्स्ट गोल्ड है टोक्यो ओलंपिक के अंदर हमारा ये जैवलिन थ्रो में आप लोगों को देखने को मिला। जैवलिन थ्रो कैसा गेम है अगर आप लोगों से कोई पूछे, तो ये ट्रैक एंड फील्ड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो भागकर उसको फेंकना होता है, तो ट्रैक और फील्ड दोनों कैटेगरी यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। और इंडिया के द्वारा यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में पहली बार गोल्ड यहाँ पर जीता गया है। इससे पहले हमारे पास में एक और गोल्ड था, वो था अभिनव बिंद्रा का, जो कि शूटिंग में आप लोगों को देखने को मिला बीजिंग ओलंपिक के अंदर में। अभी हमारे पास में दूसरा गोल्ड अभी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर अगर तरीके से आप लोग देखते हैं। तो अगर बात करें तो फर्स्ट एवर जो जेवलिन थ्रोअर है हमारी कंट्री में, अगर बात करें इनके द्वारा कॉमनवेल्थ गेम और एशियन जो गेम थे उसमें भी इनके द्वारा गोल्ड जीता गया था। तो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में यहां पर जो जेवलिन थ्रो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। पुराने टाइम से ही यहां पर बेसिकली खेला जाता है एंशिएंट ओलंपिक गेम, जिनको पैथालोन बेसिकली बोला गया था। यहां पर पैंटा आप लोग इसको यहां पर पैथालोन भी आप लोग बोल सकते हैं। तो ये 708 बीसी में बेसिकली आप लोग को देखने को मिलता था, और मैन और वुमेन दोनों के लिए ये गेम है, ऐसा नहीं कि बस यहां पर बेसिकली मेल के लिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये अगर आप लोगों से कोई पूछे कि कब इसको ओलंपिक में ऐड किया गया था, तो याद रखना सबसे पहले यहां पर इसको ओलंपिक में ऐड किया गया था 1908 में। पहले इसको
इसको मेन के लिए यानी कि एक तरीके से मेल कैटेगरी के लिए, फिर 1932 में यहां पर फीमेल कैटेगरी के लिए भी इसको ओलंपिक में ऐड कर दिया गया था। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। और अभी क्रिकेट को भी बात की जा रही है, क्रिकेट के लिए भी मुहिम चलाई जा रही है कि ओलंपिक का पार्ट बन जाए। तो ये हमारे लिए खुशखबरी आप लोग बोल सकते हैं। आगे चलकर जैसे हॉकी में हमारे गोल्ड आया करते थे, तो अगर क्रिकेट पार्ट बन जाता है तो हमारे क्रिकेट में गोल्ड आया करेंगे। ठीक है, कई सारी चीजें अभी जो ओलंपिक का पार्ट नहीं है बेसिकली। अभी आप लोगों को पता होगा जो गोल्फ है वो भी रिसेंटली 2016 में ही ओलंपिक का पार्ट बनी थी, इससे पहले गोल्फ भी नहीं था। ठीक है, इसी के चलते स्नूकर को पार्ट बनाने की बात करें, स्नूकर भी यहां पर अभी बात करें तो इसका पार्ट नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। तो इस तरीके से दोनों ही न्यूज हो गया आप लोग, और बाकी मैंने आप लोग को बताई दिया। ठीक है, ओलंपियन बैट जो है यहां से निकल के यहां पर पहुंचे, तो ये मैंने आप लोग को मैप में दिखाई दिया। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में, अगर क्लैरिटी रहेगी तो चीजें आप लोग लंबे समय तक याद रख पाएंगे। ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर ये निकल कर आ रही है ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड। अभी पार्लियामेंट में हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021 यहां पर प्रस्तुत किया गया। तो जो बिल था ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर ये 1950 में आप लोगों को यहां पर देखने को मिला बेसिकली, जो उसमें चेंज किया गया, यानी कि ऑर्डर था हमारी कंट्री में, अब इसमें चेंज किया गया यहां पर। तो इसके चलते यहां पर इंपावर किया गया प्रेसिडेंट को कि अगर कोई स्पेसिफिक शेड्यूल्ड ट्राइब है अलग अलग स्टेट यूनियन टेरिटरी के अंदर में, तो उनको किस तरीके से लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी कई सारी जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनको मॉडिफाई किया गया, तो बिल के द्वारा यहां पर रिमूव किया गया अबोर ट्राइब फ्रॉम द लिस्ट, जो कि आइडेंटिफाई की जाती थी शेड्यूल्ड ट्राइब अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। इसी के तरीके से कई सारी और ट्राइबल कम्युनिटी है इनको रिप्लेस किया गया। ठीक है, इसके बारे में एक आर्टिकल में मैं आप लोगों से कुछ ऐसे देखिए यहां पर अभी ये चीजें आ रही है, तो इसके बारे में कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। जैसे कि आप लोगों से बात करूं तो 5th और 6th शेड्यूल जब आते हैं संविधान के अंदर में, तो नॉर्मली ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में ही हम लोग बात करते हैं। नॉर्मल एरिया में तो हम लोग 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंट कर चुके हैं, पर लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी वाले एरिया में हम लोग थोड़ा सा सहज तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि उनका रहने सहने खाने पीने और उनकी कल्चर का तरीका बिल्कुल अलग है, वो हमारे साथ में मिलता जुलता नहीं है। तो इसलिए हमको उनको नेचुरली छोड़ देते हैं हम लोग, ताकि वो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से व्यतीत कर सके। तो इसी के चलते यहां पर अभी बात की जा रही है, ये है यहाँ पर खामती को रिप्लेस किया गया यहाँ पर ताई खामती से। ठीक है, ये यहाँ पर बेसिकली जो शेड्यूल जो यहाँ पर ट्राइब है इनको अदर ट्राइब लिस्ट यहाँ पर किया गया रिप्लेस कर। इसी के साथ में मिसमी ईदू और इसी के साथ में यहाँ पर तारोन, तो ये रिप्लेस किया गया यहाँ पर बेसिकली मिसमी कामन। देखो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। इसी के साथ में यहाँ पर यह है माइजू मिस्मी और ईदू मिस्मी। ठीक है, इसी के साथ में तारोन दाइग्रू मिस्मी। तो ये अलग अलग नाम है यहाँ पर, इनके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। बाकी बात करें तो यहाँ पर मोम्बा को रिप्लेस किया गया मोनपा, इसी के साथ में मिम्बा। ठीक है, ये मिम्बा तो किसी मूवी में है ना सर, जोनी लीवर का डायलॉग था मिम्बा। अरे हाँ, कोई मूवी थी संजय दत्त वाली, उसमें वो बेसिकली जो विपाशा बसु रहती है और वो कुछ ऐसा कुछ डायलॉग है मिम्बा, एक तरीके से प्रेग्नेंट वुमेन, कुछ ऐसा कुछ, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऐसा कुछ था क्या। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो ये है सरतांग। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर सजलोंग। ठीक है, तो ये मिजी बोला गया है। इसी के साथ में एनी जो नागा ट्राइब है उसको रिप्लेस किया गया यहाँ पर बेसिकली नोक्टे। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर ये है तांगशा। नेक्स्ट बात की जा रही है टूटीसा। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर यह वांगचो। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन में अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो हल्का सा मैनेज कर लेना। तो ये कुछ चेंज यहाँ पर अभी किए गए हैं कुछ ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड, तो हल्का सा तो आइडिया कम से कम आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बेसिकली बात करें हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ग्रीक के बारे में। ठीक है, ग्रीक या फिर आप लोग ग्रीस ही बोल सकते हैं नॉर्मल तरीके से अगर बोला जाए। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ, वाइल्ड फायर यानी कि आग देखने को मिली पर्टिकुलर एरिया में, और यहाँ पर कई सारी एरिया की तरफ को वो और बढ़ रही है, यानी कि काफी खतरनाक आग यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके चलते तो जंगल में आग नहीं लगती है। अभी आप लोग देखिए कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर आग लग रही है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, ये काफी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बेसिकली सतर्क हो जाना चाहिए। अगर बात करें ग्रीस के बारे में तो यहाँ पर अभी एक आइलैंड है ग्रीस आइलैंड, इसका नाम है ईवा। ठीक है, तो ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर इविया बेसिकली बोला जाता है इसको नॉर्मली। इसी के साथ में बात करें तो यहाँ पर ये वाइल्ड जो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो आग को इसकी तरफ को ड्राइव कर रही है टुवर्ड द विलेज, तो यहाँ पर जो गांव के हैं उसकी तरफ को। तो लगभग इतनी सीवियर कैटेगरी की हीट वेव यहाँ पर 30 सालों में भी देखने को मिल रही है। टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री से भी ऊपर पहुंच गया। तो ये इंपैक्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वो भी कहां पर, यूरोप के अंदर। तो ये बड़ी बात है। अगर आप लोग इसको देखिए
नॉर्मली इतना ज्यादा टेम्परेचर होना, वो भी यूरोप के अंदर में। और ग्रीस के अंदर में यहाँ पर आप लोग देखिए ये हो गया, यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया की बात की जा रही हूँ, कि इस पे यहाँ पर बात की जा रही है, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, पर्टिकुलर लोकेशन जहां पर ये आग देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर अभी बात की जाए यहाँ पर दो, यहाँ पर बेसिकली वर्ड यूज किए गए, यहाँ पर ई साइलेंट है, इसको बोला गया है यूबोया, ठीक है, यूबोया या फिर इविया। ये सेकंड ग्रीक जो यहाँ पर लार्जेस्ट ग्रीक आइलैंड है, अगर बात करें क्रीट के बाद में, तो ग्रीक का एक आइलैंड है क्रीट, उसके बाद में सेकंड नंबर पर यहाँ पर आता है यूबोया या फिर इविया। तो यहाँ पर अभी ये अगर देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर रहते होंगे, अगर इस तरीके से आग पहुंचती है तो कितनी बुरी कंडीशन यहाँ पर बन सकती है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम, ये किससे सेपरेटेड है यहाँ पर, यह है बाल्टिया जो मेन ग्रीस लैंड है, और इसको सेपरेट कहते हैं यहाँ पर, यह यूरोपस स्टेट। तो यूरोपस स्टेट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर इसको मेन लैंड से सेपरेट करता है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि ऐसे ऐसे छोटे छोटे मैप बेस्ड क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ लिए जाए, क्योंकि ये न्यूज में है, तो न्यूज में ही क्वेश्चन जो रहते हैं वो मैप में पूछे जाते हैं। कई सारे बच्चों के मेल आ रहे हैं, जैसे मैंने देखा अभी जो पेपर देकर आ रहे हैं, अलग अलग पेपर हो रहे हैं, तो उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो आप लोगों को देखिए क्वेश्चन जब देखोगे ना जाकर वहां पर, तो आप लोगों को याद आएगा कि हाँ सर ने ऐसे ऐसे बातें बोली थी, तो आप लोग उस टाइम पर चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। अभी आप लोगों को नहीं लग रहा है, पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तब आप लोगों को पता चलेगा। तो तैयारी अगर ढंग से सीरियस जोन में कर रहे हो तो पुराने क्वेश्चन पेपर जरूर देखा करो, उससे आप लोगों को भी पता चलता रहेगा कि मैं किस डायरेक्शन में पढ़ा रहा हूं, और उससे आप लोगों को अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ चीजें सही डायरेक्शन में चल रही है। अगर लग रहा है कहीं कमी है तो आप लोग उसको एक सही डायरेक्शन में कर भी पाएंगे। तो ये एक तरीके से प्रिपरेशन का जोन होना चाहिए, उस टाइम पर आप लोगों को अपने आप को चेक एंड बैलेंस करते रहना चाहिए कि हाँ ऐसा तो नहीं हवा में उड़ रहे हैं, पढ़ कुछ रह नहीं रहा, ऐसा लग रहा है सब कुछ पढ़ लिया, तो वो वाली चीज चेक करती रहनी चाहिए, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर यूबोया या फिर इविया जो है यहाँ पर, ये बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से ओरिजिनली ये पार्ट था मेनलैंड, इसी के साथ में यहाँ पर सेपरेट किया जाता है, ये अर्थक्वेक के बाद में सेपरेट हो गया। इनके पहले जो यहाँ पर अभी मैंने बताया ना अभी कि यहाँ पर ये आप लोगों के सामने जो स्टेट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो ये क्या था, पहले ये जुड़ा हुआ था, पर लेकिन अर्थक्वेक की वजह से ये अलग हो गया, यानी कि पहले ये मेनलैंड जो ग्रीक का ही पार्ट था फिर अलग हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर ये चीज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये फेयरली जो एक प्रोबेबल, बिकॉज यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये फॉल्टी लाइन होगी कोई वहां पर, जिसकी वजह से यहाँ पर ये एक तरीके से कटकर साइड में हो गया। तो कहने का मतलब ये कि देखिए आप लोग जब अर्थक्वेक देखते हैं तो सारी चीजें हिलती हैं। जैसे आप लोगों ने पेंजिया के बारे में सुना होगा पुराने टाइम पर, ऐसे नहीं बोला था कि जैसे अगर बात करूं, एक बार मैप आप लोगों को दिखाऊं, इंडिया जो हुआ करता था कहीं यहां पर जुड़ा हुआ करता था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी कहीं यहीं पर ही जुड़ा हुआ करते थे, फिर यहां पर खिसक खिसक कर इंडिया यहां पहुंच गया और ऑस्ट्रेलिया यहां पहुंच गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग देखते हैं। कहने का मतलब ये कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी, तो वो आप लोगों को ये सारी चीजें समझाती है कैसे कैसे चीजें जो है वो डिस्प्लेस होती रहती हैं। तो ये उसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल जो है ये अलग हुआ, तो ज्योग्राफी का एक तरीके से लोकेशन भी होगी, क्वेश्चन भी होगी आप लोगों से। तो इसके बारे में अगर क्वेश्चन बन जाए तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, ठीक है। तो भाई साहब यहां से आ गया, ध्यान से सुना करिए ऐसी चीजें, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, और रिवीजन करते रहिए अगर लंबे समय तक चीजों को याद रखना है तो, ठीक है। अब आगे बढ़ूंगा, पहले तो यहां पर एक जो पर्टिकुलर आर्टिकल है वो डिस्कस करूंगा, जो मैंने आप लोगों से बोला था। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है यहां पर बेसिकली ये बात कर रहा है 8th शेड्यूल के बारे में, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछा हमारे संविधान में टोटल कितने शेड्यूल हैं, तो आप लोग बताइए, बताइए कितने शेड्यूल हैं, ठीक है, इसके बारे में आप लोग बताइए। अभी क्या बात की जा रही है, हम लोग बात करेंगे यहां पर 8वें शेड्यूल के बारे में। 8वां शेड्यूल वही है जहां पर कई सारी लैंग्वेज आप लोग को देखने को मिलती है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा इन्फॉर्म किया गया लोकसभा में, अभी वेरियस तरीके गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप उठाए गए कि 8वां जो शेड्यूल है तो इसको यहां पर प्रमोट किया जाए। तो इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑफिशियल लैंग्वेज भी है रिपब्लिक ऑफ इंडिया से रिलेटेड, यानी कि हमारे देश से रिलेटेड, और पार्ट जो आप लोगों को यहां पर 17 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डील करते हैं, ये है बेसिकली आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। ये ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों को स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर आप लोगों ने पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखे होंगे, ठीक है, देखिएगा ये सारी चीजें आप लोगों से डायरेक्ट पूछी जाती हैं कि कौन से पार्ट में है, नॉर्मली इस तरीके के क्वेश्चन भी, ठीक है। अगर बात करें तो 8वां शेड्यूल जो है यहाँ पर आर्टिकल 344 जो है ये प्रोवाइड कराता है कि एक तरीके से कमीशन बाय प्रेसिडेंट यहाँ पर 5 ईयर, तो किसके चलते कि यहाँ पर एक तरीके से बोला गया कि आप लोगों को कहीं ना कहीं कमीशन इस तरीके से लेकर चलना है ताकि आने वाले 5 ईयर में हमारी कंट्री से रिलेटेड जब यहाँ पर चीजें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कि लैंग्वेज को सपोर्ट करना है। यानी कि आज के दिन में आप लोगों ने देखा होगा पुराने टाइम पर भी बोलता है कि हिंदी को देश के अंदर सपोर्ट करो, ठीक है। तो इस तरीके से हिंदी को सपोर्ट करने की क्यों बात की गई थी, क्योंकि आज की डेट में अगर बात करें चाइना में चाइनीज लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं, जापान में जापानीज, जर्मन में जर्मनी, साउथ कोरिया में कोरियन लैंग्वेज, पर लेकिन अगर अपनी कंट्री के बारे में हम लोग बात करें, हम लोग अपनी ही कंट्री की लैंग्वेज को बेसिकली ढंग से सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसी के चलते संविधान में भी इसके बारे में काफी डिबेट और डिस्कशन हुआ, पर लेकिन साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में डिवीजन होने की वजह से हम लोग इन चीजों को उतने अच्छे लेवल पर सपोर्ट नहीं कर पाए।
पर लेकिन ऐसा नहीं रहा कि हमारे यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो फिक्स है। आप लोग देख सकते हैं क्योंकि हमारी कंट्री एक डाइवर्स कंट्री है। आप लोगों ने सुना होगा कि कोस कोस पर बदले बदले पानी, सवा कोस पर बानी, यानी कि जहां जहां आप लोग जाओगे पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है। और इसी के तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बानी यानी कि लैंग्वेज का भी टेस्ट आप लोगों को चेंज नजर आएगा। यानी कि कोई किसी तरीके से बोलता है, कोई किसी तरीके से। कई सारे लोकल शब्द ऐसे होंगे जो मैं कई बार बोलकर चला जाता हूँ, कई सारे बच्चे पूछते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोगों ने कई बार देखा होगा, ठीक है। कई बार कई सारे शब्द ऐसे हैं जो मैं बोलता बोलता रुक जाता हूँ। मैंने कहा पता नहीं यार आप लोग समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर। तो कई सारे बच्चे ऐसे जो वो शब्द पकड़ नहीं पाते हैं, पर लेकिन फिर भी मैं कोशिश तो करता हूँ कि जो भी हो बोल दूं, क्योंकि अगर कोई पूछेगा भी तो फिर उसको बताया जाएगा। कम से कम एक तरीके से एक दूसरे की चीजें समझेंगे। तो ये भी चीजें रहती हैं नॉर्मली अगर देखा है तो। और आप लोगों को कुछ लगता है कुछ नई चीजें हैं जो आप लोग सिखा सकते हैं, आप लोग भी जरूर बताया कीजिए। हाँ, ये आप लोग की लोकल लैंग्वेज की चीजें हैं, ठीक है। एक दूसरे की लैंग्वेज को समझना चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग चीजों को अच्छे से जान सके, अपने देश की जो डाइवर्सिटी है उसको समझ सके। 22 जो ऑफिशियल लैंग्वेज है अगर बात करें आज के डेट में, तो इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली। नेपाली भी है, ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना। और इसी के साथ में बात की उड़िया, पहले उड़िया था इसका नाम, बाद में चल के इसका नाम उड़िया कर दिया गया, ठीक है। पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। इसी के साथ में संथाली, मैथाली और डोगरी, ठीक है। तो ये टोटल 22 लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्या स्टार्टिंग से ही 22 लैंग्वेज थी? नहीं भाई साहब, स्टार्टिंग से 22 लैंग्वेज नहीं थी। यहाँ पर स्टार्टिंग में 14 यानी कि 14 लैंग्वेज थी। उसके बाद में अलग अलग टाइम पे चेंज कर दी गई। जैसे सिंधी लैंग्वेज ऐड की गई 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, कब? 1967 में। ये जो आगे पोर्शन में आप लोगों को बताऊंगा ना, इसके ऊपर पुराने क्वेश्चन पेपर देखोगे उठाकर तो कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो सिंधी जो है वो ऐड की गई 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1967 में, ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो थी, नेपाली खासकर याद रख लेना यहाँ पर, ये बेसिकली ऐड की गई थी 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में, ठीक है। तो ये याद रखना। इसी के साथ में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2003 में। तो टोटल मिलाकर 14 लैंग्वेज, तो टोटल 14 लैंग्वेज में आप लोगों की आज के डेट में देखने को मिले 22, तो 8 लैंग्वेज ऐड कर दी गई। तो 8 लैंग्वेज ऐड कर दी गई 8वें शेड्यूल में, तो टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज होगी। तो 8वां शेड्यूल है, 8 लैंग्वेज ऐड की गई नहीं, तो इस पहले 14 लैंग्वेज थी। तो इस तरीके से आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आखिर क्यों चाहते हैं कि यहां पर ये लैंग्वेज जो है इसमें ऐड हो जाए, उसका क्या फायदा रहता है? तो देखिए, तो सबसे बड़ी बात है उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। आप लोगों को देखने को मिलता है यूपीएससी का जब एग्जाम देते हैं तो आप लोग को ऑप्शन देता है चूज करने के लिए, तो वो भी फायदा देखने को मिलता है। एक तरीके से लैंग्वेज जो है उसका अस्तित्व बना रहता है, खत्म होने के चांसेस उसके खत्म हो जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। आर्टिकल 351 जो है वो बेसिकली हिंदी लैंग्वेज को डेवलप करने की बात की गई थी कि हम लोग इसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, अपनी कल्चर के साथ में। जैसे हर एक देश की एक लैंग्वेज, तो हमारे देश की हिंदी होनी चाहिए, पर लेकिन ज्यादा डाइवर्स कंट्री होने की वजह से वो क्राइटेरिया हम लोग कहीं भी एक तरह फिक्स क्राइटेरिया लैंग्वेज हम लोग फुलफिल नहीं कर पाए 8th शेड्यूल के अंदर, इसलिए दुनिया भर की लैंग्वेज आप लोग को देखने को मिल जाएंगी। ये तो हो गई बेसिकली ये ऑफिशियल लैंग्वेज। एक है क्लासिकल लैंग्वेज, तो आप लोग इनमें कंफ्यूज मत होना। ऑफिशियल लैंग्वेज तो है कितनी? 22। क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? 6। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा बेसिकली, क्योंकि अगर आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन में आप लोग आ गए तो कई बार क्वेश्चन, देखिए एग्जाम ना आप लोग को सेलेक्ट करने के लिए नहीं बैठा, वहां पर रिजेक्ट करने के लिए बैठा है। वो ये ढूंढेगा कहां पर आप लोग कंफ्यूजन में डाला जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे, अब क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। अगर सबसे पहले पूछे किस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया, तो 2004 में तमिलियन लैंग्वेज को, तमिल लैंग्वेज है उसको क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। फिर अगले ही साल यहां पर आप लोगों के सामने आ गई संस्कृत, अगले ही साल कन्नड़, फिर तेलुगु, फिर मलयालम, फिर उड़िया। तो ये क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। ऑल क्लासिकल लैंग्वेज लिस्टेड कहां पर? 8th शेड्यूल के अंदर आप लोगों को सारी क्लासिकल लैंग्वेज मिल जाएगी। यानी कि सेट के अंदर सबसेट नहीं होता जैसे, वो वाली चीज देखने को मिलेगी। यानी कि ये हो गया 8वां शेड्यूल, इसके अंदर आप लोगों की होगी ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर आप लोग क्लासिकल लैंग्वेज देखने को मिलेगी। तो क्लासिकल लैंग्वेज यहां पर इसी का एक पार्ट आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके तहत क्या होता है, अगर कोई ऐसे तरीके से अगर कोई लैंग्वेज है तो उसको प्रमोट किया जाता है क्लासिकल लैंग्वेज को। अगर बात करें तो जैसे कि हमारी कंट्री में एजुकेशन मिनिस्ट्री है, तो वो उसके लिए यहाँ पर अलग से जो आप लोगों ने कि स्टडी की जाती है क्लासिकल लैंग्वेज की यूनिवर्सिटीज के अंदर भी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उसके लिए अलग से चेयर क्रिएट करता है कि हाँ इसको सपोर्ट किया जा सके। यूनिवर्सिटी के अंदर जो पेपर होते हैं वहां पर भी आप लोगों को सपोर्ट देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिल जाती है। नॉर्मली क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में कुछ और बातें करूं अगर आप लोगों से, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में, क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बेसिकली अगर बात करें तो ये माना जाता है कि नॉर्मली अगर बात करें आज की डेट, अगर बात करें लगभग यहां पर 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए वो लैंग्वेज। यानी कि ऐसा नहीं कि आज ही कोई नई नई लैंग्वेज आप लोगों ने बनाई और वो लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में आ जाएगी, नहीं। एक तो पुरानी होनी चाहिए वो लैंग्वेज, ठीक है। एंशिएंट कोई लिटरेचर या फिर टेक्स्ट उसके ऊपर लिखा हुआ हो जिसके बारे में आप लोग आज के डेट में पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। कोई कम्युनिटी हो जो उसको बोलती हो आज की डेट में, ठीक है, ये आप लोग समझ सकते हैं।
हैं और वो आज की जो मॉडर्न लैंग्वेज है उनसे थोड़ी डिफरेंट हो, तो ये कुछ क्राइटेरिया है क्लासिकल लैंग्वेज को बेसिकली एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराने के। तो जो ये जो यहाँ पर 6 लैंग्वेज है, ये 6 लैंग्वेज जो मैंने अभी आप लोगों को बातें बोली है ये फुलफिल करती है, जिसके चलते यहाँ पर इसको क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में डाला गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड कराती है क्लासिकल लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों से अगर क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज आना नहीं है, ये होना चाहिए कि हाँ यार ये चीजें हम लोग को पता है, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ओके। तो ये हो गई इसके बारे में बातें। अब नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट न्यूज बोल सकते हैं, काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगा। इवन आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोगों से पूछ ले जाए या इवन इंटरव्यू में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या क्या है बात करते हैं एक एक कर। अभी हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है जिनका नाम है एस जयशंकर साहब, उनके द्वारा विजिट किया गया ईरान के अंदर में। रीजन क्या था? रीजन ये था ईरान के जो नए प्रेसिडेंट है अभी उनके द्वारा ओथ ली गई, तो इसी के चलते हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है वो ईरान के अंदर पहुंचे। तो ईरान के अंदर पहुंचने का कई सारे रीजन थे। पहले तो आप लोग ये बोल सकते हैं ईरान के साथ में हमारे रिलेशन जो है डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से काफी ज्यादा बर्बाद हो गए, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर डील से डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकला और फिर हमारी कंट्री के ऊपर प्रेशर डाला कि ईरान से हम लोग ऑयल न खरीदें। तो ईरान से हम लोगों ने ऑयल खरीदना बंद किया, तो इसके चलते कई सारे चक्कर हमारे ईरान के साथ में जो थे वो चीजें खराब होने लगी। चाबार पोर्ट हम लोग डेवलप कर रहे थे, किस लिए? ताकि अफगानिस्तान के अंदर भी हम लोग यहाँ पर एंट्री कर सकें। तो वो भी अभी यहाँ पर तालिबान आया तो वो भी एक कंसर्न का इशू है। तो कई सारे मुद्दों पर यहाँ पर बातें की गई। तो हमारी कंट्री की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उनके द्वारा अगर बात करें अफगानिस्तान के अंदर जो एंट्री की जा रही है यहाँ पर ये बेसिकली तालिबान के द्वारा आज की डेट में तालिबान जो है वहां पर एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है, तो सिक्योरिटी जो फोर्स है उनको भी खतरा देखने को मिल रहा है। और अफगानिस्तान जो है वो यहाँ पर काफी बड़ा बॉर्डर टच करते हैं यहाँ पर ईरान के साथ में। तो अगर अफगानिस्तान में कल को अशांति रहती है तो ईरान के अंदर भी यहाँ पर इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसे बांग्लादेश में जब अशांति हुई थी तो हमारे आसपास वाले रीजन में काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलने लगी थी। तो इसलिए जरूरी है, ईरान भी चाहेगा कि अफगानिस्तान में शांति रहे, पर तालिबान के रहते हुए वहां पर शांति नहीं रहने वाली है। पहली इंपॉर्टेंट बात, इंडिया का जो व्यू है ईरान को लेकर वो एक तरीके से ये भी है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं लैंडलॉक कंट्री है अफगानिस्तान, तो हमारा काफी सारा डेवलपमेंट का काम चलता है। तो चाबार पोर्ट के थ्रू हम लोग अफगानिस्तान में एंट्री कर सकते हैं। तो इसलिए ईरान के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे रहना जरूरी है, एक ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इसी के साथ में ईरान जो है वो एक तरीके से हाइड्रोकार्बन के लिए काफी रिचेस्ट कंट्री है, तो वहां से हम लोग एनर्जी का एक तरीके से भरपूर भंडार है ईरान के अंदर में, तो एक नेचुरल पार्टनर हमारा है, तो उसके साथ में रिलेशन बढ़ाए जा सकते हैं। पर लेकिन ये दिक्कत है यार, देखिए जब हम लोग किसी कंट्री की ओर के प्रेशर में आकर अपने नेचुरल पार्टनर को ऐसे छोड़ देते हैं तो उससे फिर दिक्कत रहने लगती है। तो इसलिए कई बार क्रिटिसाइज भी किया था। इसलिए ईरान ने भी क्या किया था पिछले कुछ टाइम में, ईरान भी यहाँ पर जाकर बैठ गया चाइना की गोद में। तो उसका रीजन था क्योंकि कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। चाइना एक ऐसी कंट्री बन गया, देख कई बार ना आप लोग की जो एक तरीके से होशियारी है ना वो नहीं कहते कि एक तरीके से बेवकूफी का रीजन बन जाती है। अभी यूएसए के द्वारा जो हरकतें की गई हैं पिछले कुछ टाइम में, उसकी वजह से आजकल में सबसे बड़ी दिक्कत ये क्रिएट हो गई है कि जो ईरान है वो चाइना की गोद में जाकर बैठ चुका है, ठीक है। चाइना ने काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दिया आने वाले टाइम में ईरान के अंदर में। अभी यहाँ पर ये लग रहा है कि एक नया एंगल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें एक साइड में रसिया हो गया, चाइना हो गया, ईरान हो गया और पाकिस्तान हो गया, ठीक है। तो ऐसा भी एक ग्रुप आप लोगों के लिए बन सकता है। और जैसे यूएस से बाहर निकला है तो इसमें आगे चलकर अफगानिस्तान भी जुड़ सकता है। तो ये काफी खतरनाक तरीके का एक ग्रुप यहाँ पर बन सकता है, जिसके चलते कई बार आशंका भी जताई जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बात है, रीजन क्या है अगर बात करें ईरान और इंडिया के बीच में जो रस्साकसी चल रही थी। सबसे पहले तो यहां पर था हम लोगों ने ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया ईरान से जब यूएसए ने सैंक्शन लगाए। तो ये सबसे बड़ा रीजन है, किसी और की लड़ाई में, किसी और के झगड़े में हम लोग अपने रिलेशन खराब कर रहे थे। स्लो प्रोग्रेस चाबार पोर्ट हमारी कंट्री का देख क्या काम होता है। हमारी कंट्री के पास में ज्यादा रिसोर्सेज तो है नहीं, हम लोग बोल तो देते हैं कि हम लोग तुमको सपोर्ट करेंगे, पर लेकिन प्रोग्रेस ऐसी नहीं रहती कि उस कंट्री को सेटिस्फाई कर सके। चाइना क्या करता है, झट मंगनी पट भी, आज चाइना आकर तुरंत डेवलप करके निकल लेता है, पर हमारी कंट्री का ऐसा नहीं है, तो दिक्कत देखने को मिलती है। इसी के साथ में फरजाद भी जो गैस फील्ड था उसके ऊपर रस्साकसी हो गई इंडिया और ईरान की। ईरान ने बोला कि इंडिया इसको डेवलप नहीं करेगा, ठीक है, हमारी खुद की कंपनी करेगी। इनडायरेक्ट वे में चाइना का प्रेशर में इसने डिसीजन ले लिया जब हम लोग ऐसी हरकतें कर रहे थे। ईरान जो है उसके द्वारा भी कई बार कमेंट किया गया कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के सपोर्ट में पिछले कुछ टाइम में, तो उसकी वजह से भी दोनों के जो रिलेशन है वो खराब हुए, क्योंकि ईरान जो है मुस्लिम वर्ल्ड को सपोर्ट करता है एक तरीके से देखा जाए, तो इसके चलते भी दोनों कंट्री के जो रिलेशन में कुछ गड़बड़ी यहां पर देखने को मिली। पर लेकिन अभी जो 2 विजिट लगातार अभी यहां पर निकल कर आई हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की साइड से, तो ये काफी बड़ा रीजन है। एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक हम लोग पहले ईरान के साथ में अच्छे रिलेशन बनाए, यूएस से बाहर निकल रहा है तो तालिबान वहां पर आ रहा है, तो दोनों का एक कंसर्न हो गया है। तो अभी जो तालिबान बढ़ रहा है वो ईरान के लिए भी चिंता का रीजन है और इंडिया के लिए भी चिंता का रीजन है, पहला इंपॉर्टेंट बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि कॉमन इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इंडिया और ईरान जो है वो कोऑपरेट कर सकते हैं अफगानिस्तान
अफगानिस्तान के अंदर, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट है। पर लेकिन इसी के साथ में जो चैलेंज है इंडिया और जो ईरान है उसको यहाँ पर अभी एक्सक्लूड किया गया अफगानिस्तान पीस प्रोसीजर के चलते, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ईरान पर कंटीन्यूअस अभी सैंक्शन भी लगाए गए हैं। अभी यहाँ पर ग्रुप भी बनाए गए कि अफगानिस्तान में शांति बनाकर रखनी है। तो उस ग्रुप में अगर बात करें पाकिस्तान है, रसिया है, यूएसए है, चाइना है, पर इंडिया नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं यानी कि रसिया, चाइना, पाकिस्तान और बाकी का जो अफगानिस्तान तो हो गई, नॉर्मल सी बात है। इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया और ईरान को इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये भी एक रीजन है कि दोनों मिलकर काम कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में कि हाँ कैसे शांति बनाकर रखनी है, ठीक है। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है जो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, ये अभी हमारी कंट्री के द्वारा बोला गया था कि जो चाहबार पोर्ट है ईरान का, उसको हम लोग नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है यहाँ पर ये पूरे यूरोप को कवर करता हुआ यहाँ पर आता है, इस तरीके से बेसिकली अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ में होता हुआ। तो इंडिया के द्वारा इसको प्रपोज किया गया कि ऐसा कोई एक स्टैंडर्ड रूट हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं जिसके चलते चाहबार पोर्ट को इसके अंदर इंक्लूड करने की बात की गई थी। तो दोनों मिलकर काम तो कर सकते हैं, पर लेकिन कितने अच्छे से उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं और दूसरी कंट्री इनको कितना सपोर्ट दे रही है वो भी चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है यहाँ पर, ये भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कई सारे तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन के बारे में। आप लोगों को याद होगा अभी अगस्त के महीने में हम लोग बैठे हैं और 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को चेंज कर एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया और पहली बार इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि एक स्टेट को कन्वर्ट कर दिया गया एक यूटी के अंदर में, यानी कि यूनियन टेरिटरी के अंदर में। तो अभी यहाँ पर इसका एक एनालिसिस किया गया फोरम फॉर ह्यूमन राइट इन JNK यानी कि FHRJK, इसके द्वारा एक एनालिसिस किया गया और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उस रिपोर्ट के बेस पर ये आर्टिकल है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आज के डेट में क्या कंडीशन बनी हुई है। तो सबसे पहले तो बात करें यहाँ पर जो फोरम फॉर ह्यूमन राइट इन JNK, जो यहाँ पर ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसके अंदर कौन कौन है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले फॉर्मर जो सुप्रीम कोर्ट जज जिनका नाम है मदन बी लाकुर, एक तो आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे। दूसरे यहाँ पर फॉर्मर जो कश्मीर के इंटरलोकेटर थे, ठीक है, इंटरलोकेटर ये थे राधा कुमार। तो इन दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पर इंडिपेंडेंट तरीके से चीजों को चेयर किया गया और यहाँ पर चीजों को काउंट किया गया। तो रिपोर्ट में कई सारी बातें निकल कर आई कि जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए बोला गया था कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए, स्टेट नहीं रहना चाहिए, वो था मिलिटेंसी, यानी कि वहां पर आज के में जो टेररिस्ट एक्टिविटी को कम करने की बात की गई थी। पर लेकिन ये बोल रहे हैं कि वो अभी भी एक चैलेंज बना हुआ है, उसमें कोई ज्यादा अभी अच्छा खासी प्रोग्रेस देखने को मिली नहीं है। बोला तो गया था कि ये कर देंगे, डेवलपमेंट कर देंगे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, पर लेकिन 2 साल का अगर ब्यूरो आप लोग उठाकर देखो तो कोई ऐसा खासा डेवलपमेंट वहां पर हुआ नहीं। पहली बात तो यहाँ पर इनके द्वारा ये बोली गई है। इसी के साथ में रिपोर्ट में कई सारे कंसर्न उठाए गए हैं, ये काफी सोचने वाले मुद्दे हैं। एक तो ह्यूमन राइट का काफी ज्यादा वहां पर हनन हो रहा है, दूसरा डिटेन कर दिया जा रहा है लोगों को बिना किसी रीजन के, बस ये बोलकर कि सिक्योरिटी थ्रेट है। तीसरा वहां पर लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है, असेंबली यानी कि उनका फंडामेंटल राइट का भी हनन हो रहा है। चौथा यहाँ पर मीडिया जो लोकल मीडिया है उनके ऊपर भी सेंसर लगा रखे हैं, बेसिकली उनको भी काम ढंग से नहीं करने दिया जा रहा है। ये रिपोर्ट में बोला गया 4 पॉइंट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि रिपोर्ट में ये बोला गया कि जिस तरीके से काम होना चाहिए था उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। जो बात दी गई थी, जो दलीलें दी गई थी यहाँ पर जब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटाया गया था या बोल सकते हैं चेंज किया गया था, तो उस टाइम पर यहाँ पर ये था कि यहाँ पर एक नॉर्मल सी लेकर आएंगे, लोगों के लिए जॉब ज्यादा क्रिएट होगी, अच्छा माहौल होगा, वहां पर डेवलपमेंट के काम होंगे। तो उस लेवल पर नहीं है, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट के काम बिल्कुल ही नहीं किए, कई सारे पॉजिटिव ऑपरेशन उठाए गए हैं, पर लेकिन ये पॉजिटिव ऑपरेशन बहुत कम है। जैसा वहां पर माहौल है उसको ध्यान में रखते हुए अगर काम किया जाए तो नॉर्मली आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर खेत है, ऐसा बिल्कुल पूरा खेत भरा हुआ है यहाँ पर, ये कोई ऐसा, ठीक है, और उस खेत में चारों तरफ घास जमी हुई है, तो उसमें आप लोग खेती नहीं कर सकते ढंग से, ठीक है। तो उल्टी सीधी घास जमी हुई है, तो आप लोगों ने बस इतनी सी घास उखाड़ दी, यहाँ पर अभी पूरा का पूरा खेत ऐसा कैसे ही खड़ा हुआ है। बोला तो आपने था कि पूरी घास साफ कर देंगे, तो अभी यहाँ पर वो दिख नहीं रहा है कि जो यहाँ पर स्टेप उठाए गए वो उतने नहीं है जितने होने चाहिए थे यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर बोली गई रिपोर्ट में वो ये बोली गई कि गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस है काउंटर इंसर्जेंसी पर, यानी कि आतंकवाद को खत्म करने पर ज्यादा पीछे पड़े हुए। ये ऐसा नहीं कि पब्लिक के लिए कुछ काम कर रहे हैं, हेल्थ के बारे में या फिर एजुकेशन के बारे में, सिविलियन कम्युनिटी के लिए, ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो वाली चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं है, जो कि एक सोचने वाला मुद्दा है। यानी कि जनता के ऊपर फोकस नहीं दिया जा रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटी के ऊपर ज्यादा फोकस है, और जो टेररिस्ट एक्टिविटी के ऊपर फोकस है उसमें भी रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है कि बहुत अच्छी से चीजों को कंट्रोल किया जा रहा है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं एक एनालिसिस अगर किया जाए तो नेगेटिव साइड दिखती हुई यहाँ पर नजर आ रही है आउटपुट की, जो यहाँ पर सोचा गया था। कई सारे स्टेप उठाए गए हैं, वैसे अगर आप लोग यहाँ पर इन स्टेप को अगर बोलना चाहें तो इन स्टेप के बारे में आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि हाँ पॉजिटिव स्टेप कई सारे उठाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर बात करें
तो यहाँ पर न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम चलाई गई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ताकि लोगों को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल सके, ठीक है। इसी के चलते लोगों को टैक्स इंसेंटिव दिए जा सके अगर कोई वहां पर कोई डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो काम किया गया यहाँ पर इसके चलते। ABPMJAY सेहत, ठीक है, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है यहाँ पर वो स्कीम स्टार्ट की गई ताकि यहाँ पर इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराया जा सके, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हेल्थ कवर प्रोवाइड कराया जा सके। 5 लाख जो रेजिडेंट है जम्मू एंड कश्मीर के, तो वो देखने को मिला। सीज फायर एग्रीमेंट हुआ यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन है उसके चलते एग्रीज हुए कि यहाँ पर इनफिल्ट्रेशन को रोका जाएगा, हालांकि रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में लोकल एरिया के इलेक्शन भी कंडक्ट कराने की बात की गई, तो कंडक्ट वो इलेक्शन में भी उसमें देखने को मिला आप लोगों को। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्डिक्ट भी दिया गया यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन के चलते कि हाँ इंटरनेट को ओपन कर देना चाहिए, तो थोड़ी सी राहत उसके अंदर भी यहाँ पर दी गई। पहले तो बिल्कुल ही चीजें बंद पड़ी थी। स्पेशल पैकेज जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत यहाँ पर, और इसी के साथ में नेशनल लाइवलीहुड मिशन। तो कहने का मतलब है कि स्कीम तो चलाई जा रही है, काम किया जा रहा है, पर लेकिन जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हाँ जल्दी जल्दी से चीजें चेंज हो जाएगी, अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा, तो उस लेवल का रिजल्ट अभी देखने को नहीं मिल रहा है। अभी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर इंडियन पीनल कोड जो है हमारी कंट्री में, जिसको भारतीय दंड संहिता बोलते हैं, उसका है सेक्शन 144। तो सेक्शन 144 जो है काफी लार्ज स्केल पर यूज किया जा रहा है, जो वहां के खासकर जो नौजवान युवक हैं उनको डिटेन करने में। देखिए वहां पर होता क्या है बेसिकली, नॉर्मली अगर देखें सारे जो भी यहाँ पर एक तरीके से जो चीजों को बताने वाले समझाने वाले जो राइटर हैं जो इस तरीके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं, वो ये बोलते हैं कि अगर किसी इंसान के पर्टिकुलर एरिया में जाकर आप लोगों को चीजें सुधारनी है तो सबसे पहले ट्रस्ट क्रिएट करो उनके माइंड में। वहां पर बेसिकली जिस तरीके से ऑपरेशन कई बार चलाए जाते हैं, कुछ तो गलतियां वहां पर लोकल जो लोग हैं वो कई बार टेररिस्ट एक्टिविटी को ये बोलते हैं कि सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, पर लेकिन जो सपोर्ट करते हैं उनको कहीं ना कहीं बहलाया फुसलाया जाता है, पर लेकिन उसके चलते जो एक पॉजिटिव एक माहौल बनाना चाहिए, तो ये बोला था कि गवर्नमेंट वो बनाने के लिए सक्सेस नहीं है। जूझती कौन है, हमारी सिक्योरिटी फोर्स वहां पर, ठीक है, क्योंकि एक ट्रस्ट खत्म हो चुका है यहाँ पर, तो उसके चलते सिक्योरिटी फोर्स को यहाँ पर दिक्कतें झेलनी पड़ती है। इसी के चलते पब्लिक सेफ्टी एक्ट के नाम पर भी यहाँ पर कई बार मिस यूज किया जाता है, उसको ये बोला जाता है कि यहाँ पर उनको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। ऊपर से पड़ोसी देश में तालिबान है, आप लोगों को पता है अफगानिस्तान जो है तालिबान कंट्रोल कर रहा है, तो कल को चल के अगर तालिबान आता है तो हमारी कंट्री का ये वाला पोर्शन जो है तालिबान के साथ में कनेक्ट कर जाएगा एक तरीके से, तो वैसे शांति की बात की जाती है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हम लोग को समझनी है, जिनका सॉल्यूशन निकालना चाहिए था, पर लेकिन अब तक इनके ऊपर कोई ढंग से बात की नहीं जा रही है, तो ये भी एक मुद्दा यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आज क्विज कोई सा भी नहीं डाला मैंने, ना स्टार्टिंग में डाला ना एंड में, बस बेसिकली मैंने सोचा कि उसको नेक्स्ट डे आप लोगों का रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर भी इतने रखते हैं, क्योंकि अपलोड करने का भी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, मेरा थोड़ा कंफर्मेशन से हो जाए मुझे, क्योंकि फिर ज्यादा बड़ी मुझे लगा 50 मिनट से ऊपर की अगर वीडियो होती है तो फिर वो भी दिक्कत है। चलिए जो भी है, पर ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, अगर वीडियो टाइम पर यहाँ नहीं आ रही है तो यहाँ नहीं आ रही, तो इसका मतलब यहाँ आ गई है, जब यहाँ आ जाएंगी इसका मतलब है कि चीजें नॉर्मल हो गई है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग जरूर ध्यान रखना, ठीक है। बाकी मैंने आप लोगों को सारी बातें बताई दी, टेलीग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाइए, कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पर मैं चीजों को शेयर करता ही रहता हूँ, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने देखा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल कोट, बाकी ये वीडियो जो आप लोगों को देखने को मिलती है इनको एंजॉय करिए। सुबह तो एंजॉय क्या करूँ, बस 7 बजे मैंने वीडियो अपलोड करी और 2 बजे तक मैंने इसका वेट किया, उसके बीच में कई जगह मतलब पूरा दिन का ना पूरा क्या ही बोलूँ बस इसके बारे में, अच्छा माहौल हो गया पूरा आज का। चलिए कोई नहीं, नहाकर जरूर सोऊंगा पर मैं, ठीक है। आगे अगर बात करें यहाँ पर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा जो स्टेप उठाया गया तो उसके बारे में आप लोग याद रखिए KVIC क्या है। ओलंपियन जो बैट है इसकी न्यूज कैसी लगी, मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगी थी, जो बंदे के द्वारा जो एक तरीके से ना जर्नी तय की गई है, तो 2000 मीटर की कैटेगरी में तो कोई जीत नहीं पाएगा इससे, ठीक है। आगे अगर चलते हैं तो यहाँ पर जो ग्रीक का जो आइलैंड है उसके बारे में हम लोगों ने समझा क्या क्या चीजें चल रही हैं, अर्थक्वेक वगैरह वो सब चीजें समझी, ट्राइबल कम्युनिटी के लिए कुछ चेंज किया जा रहा है वो समझा, कुछ यहाँ पर ओलंपिक के बारे में कुछ बेसिक बातें जानी, आई होप कि कुछ नया सीखने को मिला होगा। बाकी यहाँ पर 8th शेड्यूल के बारे में हम लोगों ने बात की, कई सारी चीजें जानी जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में भी जानी, क्या क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा कैसे दिया जाता है वो भी समझा, ईरान और इंडिया के जो रिलेशन है उसके बारे में कई सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन समझी। ये याद रखिएगा यहाँ पर चाबार पोर्ट है और यहाँ पर गवादर पोर्ट आप लोग देख सकते हैं, बाकी और कई सारी चीजें समझी। इंटरनेशनल जो साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज थी यहाँ पर, ये बेसिकली ह्यूमन राइट के बारे में बात की जाए तो स्टेट से रिलेटेड न्यूज थी जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो रिपोर्ट ने जो बातें बताई है, अगर आप लोग कहीं पर सजेशन देना चाहते हैं, वे फॉरवर्ड लिखना चाहते हैं, तो वहां पर ये बातें बता सकते हैं कि नॉर्मल ये सारी चीजें जो है वो इंप्लीमेंट होनी चाहिए अगर जनता को खुश रखना है, तो एक तरीके से उनको ट्रस्ट में लेकर आना है, तो ठीक है। तो ये थी वो बातें जो आप लोगों को बेसिकली मुझे आज डिस्कस करनी थी। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपना
अपना ध्यान रखिए और चीजों को रिवाइज करते रहिए यार अच्छे से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा, मुझे पता है आप लोगों की पीडीएफ रुकी हुई है इसको भी प्रोवाइड कराता हूँ यार, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे पता है चीजों को, टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा लेट हो सकता है पर लेकिन मिलेंगे जरूर, ठीक है। आगे चलते हैं। और ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं है। और हाँ, एक बच्चा फिर से ही बोल रहा है, एक ना कई सारे बच्चे बोल देते हैं बातें कि सर टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हो, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए। टेलीग्राम पेड कर रखा है क्या पेड नहीं है यार, ज्वाइन कर लो, देख लो, अगर पेड होगा तो छोड़ देना, ठीक है टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर चीजें मैं आराम से प्रोवाइड करा पाता हूँ डायरेक्ट और जल्दी से, क्योंकि सब चीजों के लिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग इसका पार्ट जरूर बन जाइए, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतने रखते हैं, बाकी यहाँ पर भी आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं। और हाँ देखिए, जिस बच्चों को पता नहीं है कई बार चीजें क्या रहती है, आप लोग प्लीज शेयर कर दिया कीजिए, तो आप लोग फैमिली के तरीके से वर्क कीजिए, अगर चीजें लोगों तक पहुंचा दोगे तो कम से कम दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये वही बातें हैं, बस आज के लिए इतने ही। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। और कितना आप लोग इसको रेट करेंगे वो जरूर बताइएगा, 10 में से कितने मार्क्स देंगे लेक्चर को। चाहो तो अपना काट लेना क्विज के, ठीक है, दंड मिलना चाहिए मुझे क्योंकि मैंने क्विज नहीं डाला चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।